नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अब ईरान ने एक बड़ा दावा किया है कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार एडमिरल अली शमखानी ने यह दावा किया है। आपको बता दूं कि शमखानी पिछले हफ्ते इजरायली हमले में घायल हो गए थे और माना जा रहा था कि वो मारे गए हैं, लेकिन अब उन्होंने इजराइल को चेतावनी दी है कि चौंकाने वाले घटनाक्रम आगे भी जारी रहेंगे। शमखानी ने कहा है कि अगर वैज्ञानिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति कायम रहे तो परमाणु ठिकाने नष्ट होने के बावजूद खेल खत्म नहीं होता। यानी ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को बता दिया है कि अभी उसमें लड़ने का दम बाकी है। वैसे आज अमेरिका के बाद इजराइल ने ईरान की फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया। यह हमला ठीक उसी जगह पर इजराइल ने किया है जहां रविवार सुबह अमेरिकी वायुसेना ने हमला किया था। लेकिन कोम प्रांत संकट प्रबंधन मुख्यालय के प्रवक्ता ने हमले को लेकर बयान जारी किया है और कहा है कि इजराइल के हमले से फोर्दो के निवासियों को कोई खतरा नहीं है। वहीं इजराइल और ईरान की जंग में अमेरिका की एंट्री होने के बाद रूस ईरान के समर्थन में आ गया है। रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अमेरिका संभल जाए। अब कई देश ईरान को सीधे न्यूक्लियर वॉरहेड यानी परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है और अमेरिका और इजराइल का हमला ईरान की परमाणु बम बनाने की इच्छा को मार नहीं सकता। अमेरिका की सैन्य और कूटनीतिक रणनीति उल्टी पड़ गई है। आपको बता दूं कि कल ही ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से चर्चा की थी। कल मुलाकात हुई मॉस्को में और खामनेई का एक खत भी उन्हें सौंपा है अरागची ने, और माना जा रहा है कि इस खत में खामनेई ने पुतिन से खुलकर साथ आने की अपील की है। इधर अमेरिका के खिलाफ अब दुनिया में नाराजगी दिख रही है क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने का फैसला लिया है, जिसके बाद तेल और गैस की आपूर्ति का खतरा दिख रहा है। शेयर बाजार पर इसका असर है। आपको बता दूं कि दुनिया का 20 से 25% तेल इसी जलमार्ग से आता है, हॉर्मुज से आता है, और इसके बंद होने से बाजार पर दबाव बढ़ेगा, उत्पादन पर असर दिखेगा। इस बिन बुलाई मुसीबत के लिए लोग ट्रंप को जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन ट्रंप तो फिलहाल ईरान से तंग आए हुए कह रहे हैं कि मैं ईरान से तंग आ चुका हूं और मेक ईरान ग्रेट यानी मीगा की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मीगा लेकिन किस दम पे करेंगे वो दम बता रहे हैं कि जब तक तख्ता पलट नहीं होगा तब तक वहां मीगा हम नहीं देखेंगे। यानी ट्रंप फिलहाल ईरान में तख्ता पलट का मौका देख रहे हैं। क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत से भारत भी परेशान हो रहा है। उद्योगपतियों और कारोबारियों को नुकसान समझ आ रहा है और वो मान रहे हैं कि युद्ध अब खींचना नहीं चाहिए। ये बात ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट विजय कलंत्री ने एक बयान में अपनी बात जाहिर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान इजराइल युद्ध का असर भारत पर भी पड़ेगा क्योंकि भारत 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। पिछले कुछ दिनों में 18 से $20 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं। कल से आज तक में $5 ऑलरेडी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए। देश के कारोबारियों की दिक्कत देखकर भी अगर नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं तो फिर मोदी के लिए भी नाराजगी बढ़ेगी। वैसे भी आज जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, आपको बता दूं, जब अगर मोदी की बात हम करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो हिंदुस्तान में 19 तारीख को 5 उपचुनाव हुए थे 5 सीटों पे, 4 राज्यों के 5 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और उसमें आज उसके रिजल्ट आए हैं। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। गुजरात की कड़ी और विसावदर में विधानसभा सीट पर, पंजाब की लुधियाना सीट पर, फिर केरल की नीलांबुर सीट पर और पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर 19 जून को हुए उपचुनाव में केवल कड़ी की सीट ही बीजेपी के पास आई है, बाकी सब जगह वो हारी है। 5 में से केवल 1 सीट का आना और विसावदर की सीट को गंवा देना ये बता रहा है कि बीजेपी से लोगों का भरोसा गिरना अभी जारी ही है। यानी बीजेपी पर भरोसा अभी वैसा बना नहीं है जैसा बनना चाहिए। उसमें भी 2 सीटें गुजरात की, जहां पर बीजेपी की सरकार है, सत्ता है, उन 2 में से 1 सीट गंवा देना ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं हो सकती। उपचुनाव में एक बार फिर इंडिया गठबंधन के दलों का ही दबदबा देखने को मिला है।
भले ही ये दल अलग अलग लड़ें, लेकिन भाजपा को हराया जा सकता है, ये संदेश उपचुनाव में जनता के बीच गया है, या जनता ने ये संदेश दे दिया है। तो एक तरफ उपचुनाव, लेकिन उपचुनाव पर यानी हिंदुस्तान के इंटरनल अगर उस पर देखें आप राजनीति पर, उस पर भी बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की थोड़ी सी साख कमजोर होती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अगर हम विश्व बिरादरी की बात करें, ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें, और रूस और चीन की बात करें, और खासकर अगर अमेरिका की बात करें, तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी या भारत कहाँ दिखाई देता है, इस पर भी सवाल होना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला है, उसके बाद से ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों पर ईरान ने जो बम बरसाए हैं, उसके बाद से ईरान ने अपने जो फैसले लेने की का जो तरीका है वो बदला है, और बहुत तेज़ी से ईरान इजराइल पर हमला बोल रहा है और कह रहा है कि इसके बाद आपको यानी अमेरिका आपको अभी बहुत कुछ देखना भुगतना बाकी है। तो अमेरिका को धमकी भी ईरान की तरफ से, और हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का जो फैसला है उस पर अभी आखिरी मुहर नहीं लगा है, जो मुहर लगाएंगे खामनेई। लेकिन उससे पहले दुनिया भर में हाहाकार मच गया है, खासकर प्राकृतिक संसाधनों और तेल गैस के कारण, क्योंकि उससे 20 से 25% जो पूरा का पूरा वो रास्ता है उसी के ज़रिए पूरी दुनिया में, और 80% तेल हम इंपोर्ट करते हैं। आप जानते हैं क्या असर पड़ेगा इसका, भारत कहाँ है, लेकिन ईरान के फैसले से क्या हिल जाएगी दुनिया, ये सब कुछ समझते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए तमाम साथियों को। इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं इधर अमलेंदु उपाध्याय जी, और उधर ईरान से जुड़े हुए हैं हुसैन सूरतवाला। आपका स्वागत है, सीधे ईरान से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईरान में किस शहर से जुड़े हुए हैं ये ज़रूर बताइएगा, आपके पास आता हूं। और सुनील शुक्ला जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। लेकिन सीधे चलते हैं ईरान, और आपके पास ही आना चाहता हूं सूरतवाला जी, और समझना चाहता हूं ज़रा आखिर ईरान में चल क्या रहा है। यहीं से शुरुआत करें, चूँकि आप वहाँ हैं और आपसे बेहतर कौन बताएगा कि इस वक्त ईरान में चल क्या रहा है। खामनेई साहब ने क्या उस जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर न कहें, जो एक सिफारिश है ईरानी संसद की तरफ से कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देना चाहिए, उस पर क्या सिग्नेचर हो गया है या अभी बाकी है? एक बात तो ये, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान में खबरें ये आ रही हैं कि इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ हमला बोले हुए है, कितनी सच्चाई है? और दूसरी बात इसमें एक और जोड़ दूं, उसके बाद आपके पास आता हूं, कि क्या फोर्दो पर इजराइल ने हमला बोला है आज? वीडियो आपका कट रहा है। जी प्लीज। जी, मैं ईरान में कुम में रहता हूं, फोर्दो से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर के फासले पर। फोर्दो ईरान की न्यूक्लियर 3 साइट जिसके ऊपर कल अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्लेम किया है हमला करने का, उसमें से एक है। तो मैं कुम में रहता हूं, और आज इस्राइल ने ईरान की तकरीबन 10 जगहों के ऊपर हमला किया है। उसमें एक जेल है, एविन नाम की जेल है, कि जिस जेल के ऊपर उसने हमला किया है। इसी तरह से तब्रेज सिटी है, उनके नजदीक उसी फोर्दो के ऊपर हमला करने का भी इस्राइल ने भी क्लेम किया है, और ईरान ने भी ये माना है कि आज भी फोर्दो के ऊपर हमला हुआ है। यहाँ के जो हालात हैं इन हमलों के बाद में भी, जैसे कल भी हमला हुआ था, आज भी हमला हुआ है। इससे पहले कि मैं हालात को बताऊं, एक चीज बताना जरूरी समझता हूं। कल जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्लेम किया कि उन्होंने न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला किया है, तो उन्होंने अपने ट्वीट में यह बात को मेंशन किया था कि उन्होंने नाबूद कर दिया है ईरान की न्यूक्लियर साइट को। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्टिव चीज है, अगर उन्होंने नाबूद कर दिया था तो आज इस्राइल को हमला करने की जरूरत क्यों हुई है? इसका मतलब यह है कि वो जैसा उन्होंने नाबूद करने का क्लेम किया था, वो नाबूद तो कम से कम नहीं हुआ है, लिहाजा आज इस्राइल ने फिर एक बार हमला किया है। हालात के बारे में जो आपने सब जी, यहाँ पर हम लोग अपनी फैमिली बच्चों के साथ, हमारे बहुत सारे दोस्त यहाँ रहते हैं, हम लोग सब ये कह सकते हैं कि हमको सिर्फ खबर
आ रही है कि ऐसा हमला हुआ है, सिटी के अंदर, शहर के अंदर कोई अफरा तफरी का माहौल या कोई गड़बड़ जैसी हालत हम लोग को महसूस नहीं हो रही है। 13 जून को जब पहली मर्तबा इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, तो उस वक्त कम से कम हमको ये दिख रहा था कि पेट्रोल पंप के ऊपर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और लोग ये देख रहे थे कि कुछ खाने पीने की चीजों का इंतजाम कर लिया जाए। लेकिन अब ईरान के पेट्रोल पंप के ऊपर भी सामान्य में जिस तरह नॉर्मल हालात होते थे और भीड़ ज्यादा नहीं हुआ करती थी, अब सब कुछ एकदम नॉर्मल सा हो गया है। तो ईरान के अंदर इस हमले के बाद में जो कल ट्रंप ने क्लेम किया और आज भी, और खासतौर पे कुम सिटी के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हालात है, जिंदगी एकदम नॉर्मल सी चल रही है, कोई इसके अंदर फर्क नहीं पड़ा है। जी, नॉर्मल जिंदगी चल रही, कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जो हमले की बात है, जो इधर इजराइल कह रहा है, इजराइल की तरफ से जो बात आ रही है, अभी आप कह भी रहे हैं कि इजराइल की तरफ से हमला हुआ है, लेकिन ईरान क्या कर रहा है, जरा ये भी बताइए। मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे ईरान के शहर कोम्ब से, और वो 35 किलोमीटर की दूरी पे है, मात्र 35 से 40 किलोमीटर की दूरी। फोर्ड जो न्यूक्लियर प्लांट है, पावर नहीं कहें, प्लांट कह सकते हैं, संयंत्र, और वहां पर न्यूक्लियर स्टेशन कह सकते हैं। और वहां पे अगर हमला हुआ है तो उसका असर, उसकी गूंज, उसकी धमक आप लोगों तक तो आनी चाहिए थी, और आप खुद बता रहे हैं कि उसकी कोई धमक वैसी सुनाई नहीं पड़ रही है शहर में। जी, जिस तरह के बंकर उन्होंने दावा किया है और जितनी मात्रा में गिराने का दावा किया है, सब लोग का यह मानना है कि उसकी आवाज और उसकी धमक तुम में महसूस होना चाहिए थी। लेकिन अजीब है कि उनका दावा इतना बड़ा है, लेकिन कुम की सिटी के अंदर रहने वाले लोगों ने उस धमक को महसूस नहीं किया है, जिनमें से हम और हमारे जैसे यहाँ पर कई लाख लोग हैं जिन्होंने ये महसूस नहीं किया है। ईरान उन हमलों के जवाब में क्या कर रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ईरान ने अमेरिका के हमले के बाद से इसराइल के ऊपर क्वांटिटी के एतबार से अपनी मिसाइल जो दाग रहा था वो रोजाना, उसकी तादाद को कम किया है। और ईरान इसको कबूल करता है कि हमने तादाद को तो कम किया है, लेकिन हमारे हमलों का जो असर है और जो उसका से ज्यादा और सख्त बना दिया है। कल के हमले जो इसराइल के ऊपर हुए हैं उनको भी देखा जा सकता है, और आज के हमले भी। एक चीज जिसको समझना बहुत जरूरी और जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है, और वो पॉइंट ये है कि अमेरिका ने जब हमला किया तो ईरान ने ये कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन के उससे देखते हुए हमको बदला लेने का पूरा हक है। कानूनी तौर पर एक मुल्क के ऊपर जब कोई दूसरा हमला करता है तो दूसरे मुल्क को उसका बदला लेने का हक होता है। ईरान ने यह कहा है कि हमको हक है बदला लेने का। आमतौर पे हम लोगों के ज़हन में यह आता है कि ईरान जब बदला लेगा अमेरिका से तो अमेरिकन बेसिस को मारेगा, और एक चीज जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात है। लेकिन मैं पहले पॉइंट की तरफ आऊंगा कि वो उनकी बेसिस को मारेगा बदला लेने में। तो आमतौर पे लोग ये देख रहे हैं कि अमेरिकन बेसिस बहरीन के अंदर है, कतर के अंदर है, कुवैत के अंदर है और दूसरी कंट्रीज में है। ईरान ने उनको मारा नहीं है, तो लोगों को यह लगता है कि ईरान ने बदला अब तक लिया नहीं है। लेकिन यहां पर जो आर्टिकल्स मैंने पढ़ा है और डिफेंस एक्सपर्ट्स को जिस तरह से अभी तक के मैंने देखा है, उन्होंने ये कहा है कि ये गलतफहमी अपने ज़हन से हमको निकाल देना चाहिए कि ईरान ने कल के अमेरिका का भी बदला अब तक लिया नहीं है। वो कैसे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ईरान ने अपने हमले की कोशिश ये मानना है कि एक अमेरिकन बेस कुवैत में है, कतर में है, बहरीन में है, वैसे वेस्टर्न एशिया के अंदर इसराइल खुद एक अमेरिकन बेस है। लिहाजा ईरान इसराइल को अब दो वजह से मार रहा है, इसीलिए और ज्यादा घातक मार रहा है। पहली वजह तो यह कि 13 जून को उसने हिम्मत की और उसने बड़ी गलती किया ईरान के ऊपर हमला करके, जिसका ईरान को जवाब देना है और उससे उसका इंतकाम लेना है। दूसरी वजह जो ईरान अब इसराइल को और ज्यादा सख्त मार रहा है, उसकी वजह ईरानी एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं और यहाँ की न्यूज में भी चला है कि वो अमेरिकन बेस है
अब इसराइल को हम इससे ज्यादा और तेजी से मारेंगे। और साथ साथ में अमेरिका को भी मैसेज है कि तुमने बीच में इस जंग में अपने आप को लाकर यह बताने की कोशिश की थी कि हमारी तवज्जो इसराइल से हटना चाहिए, तो हम अपनी तवज्जो इसराइल से नहीं हटाएंगे। हमारी तवज्जो इसराइल के ऊपर रहेगी और पहले से ज्यादा भी सख्त हो जाएगी। साथ साथ में तुम्हारे जो दूसरे बेसेस है, और हमारे पास जो एक तुरुप का पत्ता है जिसके बारे में आगे और भी दूसरे एक्सपर्ट भी बयान करेंगे और मैं भी उनसे फायदा उठाऊंगा इस बारे में, और वो है स्टेट ऑफ, हम लोग देखेंगे। लेकिन इसराइल के ऊपर अपने हमलों को और घातक बनाकर ईरान ये मैसेज देना चाहता है कि इसराइल को अब दो तरह की मार पड़ेगी। एक उसकी हिम्मत, जो उसने गलती की थी उसकी वजह से कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ईरान के ऊपर हाथ उठाने की, और दूसरी वजह यह कि क्योंकि वो अमेरिकन बेस है तो उसको और कड़ी सजा मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात आप कर रहे हैं, हॉर्मुज को अगर बंद कर देते हैं तो इसका असर ईरान के कई जो दोस्त देश हैं उन पे भी पड़ेगा। अगर देखा जाए भारत, उस पे भी असर पड़ रहा है। हम तो अभी तक यही मान रहे हैं कि भारत के साथ दोस्ती ही है, और भारत इस वक्त, इंडिया इस वक्त दोनों तरफ, दोनों नाव पर पैर रखे हुए है। लेकिन फिर भी स्थिति जो है, हालात जो हैं वो ये हैं कि यहाँ पे अगर हॉर्मुज को बंद कर देते हैं, जिसके बारे में अमेरिका के विदेश मंत्री का कहना है कि किसी भी ढंग से चाइना ईरान से बात करे, यानी चाइना अब इसमें बीच बचाव करने की कोशिश करे, वरना अगर बंद हो गया तो हाहाकार मच जाएगा। तो जो डबल अटैक की बात है, एक तो अमेरिका के ऊपर आप अमेरिका तक न जाकर सीधे उसके बेस जो इजराइल में है उस पर हमला बोल रहे हैं, और दूसरा अगर हॉर्मुज अगर बंद करते हैं तो इसका, लेकिन क्या ईरान ये सोच रहा है, हम नहीं क्या सोच रहे हैं ये कि हाँ इस डबल अटैक के साथ में, और जैसे आप कह रहे थे कि अभी थोड़ा सा अपने अटैक को ईरान ने कम किया है लेकिन टारगेटेड है, ये जो टारगेटेड है, लेकिन इजराइल तो बहुत छोटा देश है। इजराइल को कितना घाटा हुआ है अभी तक? मोहम्मद साहब आप हैं हमारे साथ जुड़े हुए? डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई बात नहीं, दोबारा जुड़ते हैं तो इनसे हम बात करते हैं। जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं, और जैसे ही जुड़ते हैं, मोहम्मद अभी नहीं आए हैं, आते हैं तो उनके पास हम चलते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ से बहुत सारी बातें आ जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको कैसे देखा जाए, एक तरफ अब ट्रंप खुल के, रोज ट्रंप की जो बातें होती हैं, आज जो कही उन्होंने कल कुछ और कह देते हैं। ट्रंप साहब पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, बिल्कुल बदलते हुए मौसम की तरह दिखाई देते हैं आजकल वो। और वो कह रहे हैं कि अब, परसों कह रहे थे कि नहीं, हमको उनके न्यूक्लियर बेस को खत्म करना है, खत्म कर दिया, उनके हिसाब से खत्म कर दिया, उसका प्रूफ देने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो सफेद चट्टान दिखाई दे रही है इसी के नीचे है जिस पे हमने हमला बोला है। चलिए सब कुछ मान लिया उनकी। अब कह रहे हैं कि हमको ग्रेट ईरान मेक ईरान ग्रेट अगेन ये करने के चक्कर में, यानी मीगा बनाना है तो रिजीम चेंज करना होगा, या तो खामनेई को हटाना होगा। तो यानी आप फिर वहीं पे आ गए जो आपका एम है, ये माना जाए। और अगर एम यही है तो दुनिया के दूसरे देश क्या हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे रहेंगे? क्या रूस चुपचाप बैठा रहेगा जिसको चिट्ठी भेजे हैं खामनेई खुद? जरा पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो यहां से कैसे चेंज होते हुए आप देखते हैं, जिसमें चाइना भी, और कल रात को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक हुई है, आपात बैठक, उसमें भी यह भी कहा गया है कि किसी भी दुनिया के देशों आप संभल जाओ, किसी भी न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर, न्यूक्लियर बेस के ऊपर, न्यूक्लियर स्टेशन के ऊपर आप हमला नहीं बोलेंगे, क्योंकि इससे जो रिएक्शन होगा, वो रेडिएशन होगा, वो घातक होगा, न सिर्फ आसपास के लिए बल्कि इस दुनिया के लिए, सबके लिए। डॉक्टर साहब। जी राजीव जी राजीव, हमारे ईरान में मौजूद साथी बहुत अच्छी जानकारियां दे रहे थे। एक दो जानकारियां जो अभी ताजा हैं उन्हें अपडेट कर देते हैं। हो सकता है आपने अपने इंट्रो में कही हो, मैं सुन न पाया हूं, लेकिन अपडेट कर देते हैं। बड़ी सूचना यह है कि ईरान की संसद ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ आज के बाद किसी भी तरह का सहयोग करने वाली प्रक्रिया को स्थगित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। मजेदार बात यह है कि ईरान एनपीटी में है, परमाणु अप्रसार संधि में है, और इजराइल उसमें नहीं। इजराइल इस तरह की किसी एजेंसी को
अपने परमाणु ठिकानों की जांच पड़ताल की इजाजत नहीं देता है। दूसरी खबर यह है जो बहुत जिम्मेदार एक्स हैंडल्स पर मैंने देखी है, हो सकता है उसकी पुष्टि होना भी बाकी हो, कि अमेरिका ने खाड़ी के देशों के जरिए ईरान तक ये पैगाम पहुंचाने की बात कही है कि अब युद्ध को इजराइल खत्म करना चाहता है, इससे खत्म होना है। सीधे अमेरिका ये बात नहीं कह रहा, खाड़ी के अपने पिट्ठुओं के जरिए ये संदेश, इजराइल का संदेश ईरान तक पहुंचाने की कोशिश। तीसरी सूचना, अभी जो अमेरिकी सैनिक अड्डों की बात हमारे साथी कर रहे थे, आज की जो सूचना है उसके मुताबिक सीरिया में जो अमेरिका का अड्डा है उस पर ईरान ने हमला किया है। इसकी पुष्टि होना भी अभी बाकी है, क्योंकि क्लेम नहीं किया ईरान ने। लगे हाथ ये जानकारी भी हम साझा कर लेते हैं कि खाड़ी के तमाम देशों में अमेरिका के सैनिक ठिकाने हैं। 40 से 50 हजार फौजी अलग अलग देशों में, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, सीरिया, जितने संयुक्त अरब अमीरात, जितने खाड़ी के देश हैं, सब में अमेरिका के अड्डे बने हुए हैं। और अभी बिल्कुल ठीक कहा कि इजराइल तो अपने आप में अमेरिका का ही एक सैनिक अड्डा है। तो ईरान ने जो चेतावनी दी थी कि आने वाले दिनों में अगर उस पर हमला अमेरिका ने किया तो इसके जवाब में अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर हमला किया जाएगा। यहां ये बात जोड़ देना बहुत जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए सीधे अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का हमला बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होगा। एक तो घरेलू मोर्चे के कारण, क्योंकि अमेरिका के लोग अब इस समय किसी भी सूरत में अपने नौजवानों को ताबूत में लौटते हुए नहीं देखना चाहते। पिछले दशकों में जब जब इस तरह से अमेरिका के फौजी लौटे हैं, अमेरिका ने विरोध किया है, प्रदर्शन हुए हैं। इस वक्त भी राजीव जी अमेरिका में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो इराक युद्ध में या अफगानिस्तान में घायल हुए हैं, कई लोग दिव्यांग हुए हैं, वे फौजी प्रदर्शनों में शामिल, जिनके बेटे डॉक्टर साहब आपको रोकना चाहूंगा थोड़ा, अभी जुड़ गए हैं मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी सीधे ईरान से, ईरान के शहर कौम से हमारे साथ। और कभी भी इंटरनेट उनका आउट हो सकता है, आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है, इसलिए ज़रा जल्दी से उनके पास आना चाहता हूं, फिर आप लोगों की बात हम समझते हैं, सुनेंगे। आपसे ये समझना चाह रहा था हुसैन साहब कि क्या यहाँ पर ईरान में आगे की रणनीति, जैसे पुतिन से कहा गया, पुतिन को जो चिट्ठी लिखी गई उस चिट्ठी के जरिए क्या पैगाम गया है, ये बात आई है क्या ईरान में? क्योंकि यहाँ पे यही आ रही है बात, खबर ये आ रही है कि कहा है खामनेई साहब ने कि सिर्फ बोलने से नहीं होगा, मदद करने से होगा। यानी आप आइए, मदद कीजिए हमारे साथ, हाथ से हाथ थाम कर आगे बढ़ें, हम इस युद्ध में आप हमारी मदद कीजिए। साफ साफ यहां पर मदद मांगी है खामनेई साहब ने पुतिन से। और दूसरी तरफ अमेरिका को लेकर क्या कुछ है? और आज सुनने में आया था कि ईरान की सड़कों पे आवाम, वहां की जनता जो है वो आ गई थी, क्या ऐसी घटना घटी है? जी जी बिल्कुल, ये मैं पहले दूसरे खबर की पुष्टि करूं कि ये बिल्कुल है। अमेरिका के हमले की खबर के बाद से कुम के अंदर भी, जो फोर्दो से 35 किलोमीटर तकरीबन दूर है, तेहरान में और ईरान के बीच में पब्लिक रोड पर आई है और एक नारा लगा रहे हैं, इंतकाम इंतकाम। ये वर्ड हम लोग हिंदी और उर्दू में भी यूज करते हैं, रिटेलिएट करना और बदला लेने के लिए, कि जैसे अब अमेरिका ने हम पर हमला किया है, हमको भी बदला लेना होगा, ये पब्लिक की डिमांड है। आपने जो पहला पॉइंट जिसकी तरफ इशारा किया कि आज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर रशिया गए हुए हैं, तो यहां पे मैं दो चीजों को बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट ये कि उनका रशिया का जो सफर है अमेरिका के हमले के पहले से ऑलरेडी अनाउंस हो चुका था। उन्हें रशिया पहले से ही जाना था, जब वो टर्की में थे तभी ये बता दिया गया था कि टर्की के बाद उनको रशिया जाना है। जिस वक्त वो सैटरडे और संडे टर्की में थे, तो उनका सफर ये पहले से अनाउंस था और ये वो सफर वही कंटिन्यू किया जो अनाउंस था। ईरान ने रशिया से और दुनिया के मुल्कों से कुछ डिमांड किया, पूरी दुनिया से, और वो डिमांड ईरान की ये है कि आप जिस वर्ल्ड ऑर्डर में हम रहते हैं, यहाँ यूनाइटेड नेशन है, यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल है, यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर है, IAEA है, इस तरह की जो बॉडीज हैं जो दुनिया के ऑर्डर को एक तरह से रूल कर रही हैं, गवर्न कर रही हैं और चला रही हैं।
अब तक के अगर आप नोट करेंगे तो इनमें से किसी ने भी आकर इसराइल के हमलों की जिस तरह की निंदा करना चाहिए वैसे एक तो निंदा नहीं की है, या निंदा अगर कुछ जगहों पर हुई भी है ना कुछ हल्के फुल्के अल्फाज के जरिए से, तो उनकी जो जिम्मेदारी होती है कि हमले को रुकवाने के लिए जिसने अटैक किया है, जिसने एग्रेशन दिखाया है, जिसकी तरफ से एक्ट ऑफ वॉर हुआ है, उसको जो रोकने की कोशिश होना चाहिए वो उन्होंने नहीं रोका है। तो लिहाजा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अलग अलग कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर से और अपने इस सफर के जरिए से एक डिमांड सबसे कर रहे हैं, तमाम कंट्रीज से कर रहे हैं और तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कर कि अगर हम ये चाहते हैं कि ये अधमरे सेटअप्स जिसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल, उनके वर्ड्स हैं ये अधमरे सेटअप जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन है और ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IAEA और ये टाइप की चीजें हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि ये पूरी तरह से बेजान ना हो जाए और दुनिया में जंगल राज ना हो, तो तुम सबकी जिम्मेदारी है कि इसकी तरफ पलटो और इनकी जिम्मेदारियों को इनको सही तरीके से अंजाम देना होगा। अगर ये आज अपनी जिम्मेदारी को सही से अंजाम नहीं देंगे तो इस आलम में आने वाले जमाने में, आज इसराइल ने हम पर हमला किया है, तुम इसकी निंदा नहीं कर रहे हो और इसराइल को नहीं रुका रहे हो, कल किसी दूसरे मुल्क के ऊपर कोई हमला करेगा तो फिर इनको रोकने वाला कौन बचेगा? यानी कि दुनिया में पूरी तरह से जंगल राज हो जाएगा। तो जरूरत है इस बात की कि इसको रोका जाए और ईरान का इंफसाइज इसके ऊपर है। रही बात यह कि ईरान हथियार की मदद मांग रहा है या किसी कंट्री को यह चाहता है कि वो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व हो जाए, इस तरह की खबर कम से कम मेरी नजर से नहीं गुजरी है। और एक पॉइंट मैं इसमें यह बताना चाहूंगा, जब यूक्रेन और रशिया की जंग शुरू हुई है तो रशिया एक ऐसी कंट्री है कि जो एक वेपन का, असलहों का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। हमारा भारत भी रशिया से एक हथियार बहुत बड़े माध्यम में हथियार खरीदा भी करता था और लेता भी है। तो रशिया खुद एक एक्सपोर्टर होने के बावजूद हमने उस 4 साल के अरसे में यह देखा है कि ईरान से ड्रोन, कम से कम ड्रोन की खबर बार बार आती थी, शाहिद 136, यहां पर एक्सपर्ट्स का पैनल है, बहुत ज्यादा इनकी स्टडी और पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि ईरान एक इस तरह की कंट्री को अपना ड्रोन भी एक्सपोर्ट करता है। ईरान हथियार के हिसाब से पिछले 40 साल में अपने दुश्मनों को देखते हुए और अमेरिकन बेसिस को उसने जिस तरह से उसके अतराफ में घेराव में है, उसको देखते हुए उसने अपनी तैयारी इतनी ऐसी और मजबूत कर लिया है कि अब तक के जिस तरह का ईरान ने इसराइल पर हमला किया है, इसको दूसरों के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है। हमने देखा कि ईरान ने कुछ ही दिन में इसराइल को इतना मलियामेट करने के लिए हथियार फेंके थे और मिसाइल दागे थे, जिसके नतीजे में अमेरिका को बीच में आना पड़ा है। यानी आज ईरान को दूसरों की मदद की अभी तक कोई जरूरत नहीं है हथियार के अंदर। वो ये चाहता है कि पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और दुनिया के हालात के अंदर दूसरी कंट्रीज उसके साथ खड़े हों। ईरान का असल मानना यह है। जी, लेकिन एक खबर यह भी आ रही है कि ईरान को खैबर शेकन मिसाइलों के लिए चीन ने 1000 टन रॉकेट ईंधन दिया है। यह खबर है क्या उधर और कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं ईरान के मीडिया के अकॉर्डिंग अगर आपको कहूं तो नहीं, ईरान के मीडिया में न सिर्फ एक ये खबर नहीं आ रही है, और ये खबर यहां के मीडिया से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ईरान के अंदर अंडरग्राउंड, ये फिगर हो सकता है कि लोगों को बहुत अजीब लगेगा कि हाइट के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से दोनों तरह से अगर मेजर किया जाए तो कई लाख किलोमीटर अंडरग्राउंड। ईरान एक बहुत बड़ी कंट्री है, साइज में इंडिया से सिर्फ थोड़ा सा छोटा है, बहुत बड़ी कंट्री है। तो कहते हैं कि तकरीबन हाइट और लंबाई के हिसाब से 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा बेसमेंट में इनके पास मिसाइल की सिटीज तैयार हैं, जो पहले से इनके पास ऑलरेडी तैयार हैं। ईरान जिस तरह की जंग के हालात के लिए तैयार हुआ है, उसे अभी कुछ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ईरान के बारे में जो लोग जानते हैं और पिछले 10 दिन में जिन लोगों ने ईरान के खबरों को कवर किया है, वो भी ये देख रहे हैं कि ईरान का हमला रोज बरोज पहले से ज्यादा शदीद होता जा रहा है और पहले के मुकाबले में सख्त होता जा रहा है। तो न सिर्फ ये कि ये खबर यहां पर नहीं है और इस तरह के किसी ऑथेंटिक न्यूज एजेंसी में भी ये खबर नहीं है जितना मैंने उसको स्टडी करने की कोशिश किया है, और साथ साथ में ये फिर एक बार रिपीट करूंगा यहां के रिसोर्सेज को देखने के बाद कि अभी ईरान को अपने हथियार को तैयार करने के लिए एट द प्रेजेंट अभी फौरन किसी मदद की जरूरत नहीं है। ये बहुत सक्षम है अभी इस बारे में। जी, क्या ईरान इस युद्ध को, इस जंग को खींचना चाहता है? क्या इसको आगे बढ़ाना चाहता है? ऐसी भी कोई जानकारी? नहीं, ईरान के 3 स्टेप की तरफ मैं आपको इशारा करना चाहूंगा। फ्राइडे
ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को, वजीर खारिजा को सैटरडे टर्की जाना था एक मीटिंग करने के लिए जो पहले से प्लान थी। लेकिन हम लोगों ने देखा कि 13 जून के हमले के बाद में जब उन्हें सैटरडे टर्की जाना ही था तो उन्होंने उससे पहले जेनेवा का सफर किया है। वो जेनेवा जाते हैं, जेनेवा में 3 बड़े ऑफिशियल से उनकी मुलाकात होती है, इंग्लैंड के फॉरेन मिनिस्टर, जर्मन के फॉरेन मिनिस्टर और फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर। और उनसे मुलाकात के अंदर उन्होंने एक पॉइंट रखा है कि ईरान किसी भी हाल में न जंग करना चाहता है, न जंग को लंबा खींचना चाहता है। इसीलिए 15 जून को ऑलरेडी संडे के दिन ईरान की मीटिंग पहले से डिसाइडेड और अनाउंस थी अमेरिका के साथ बैठकर बात करने के लिए। ईरान हमेशा से ये चाहता था कि उसको अमेरिका के साथ बात करके अपने आपस के इख्तिलाफात को खत्म करना है। लेकिन जब संडे को मीटिंग अनाउंस है 15 तारीख को, तो 13 तारीख को इसराइल ने अमेरिका की हिमायत के साथ में और मदद के साथ में एक हमला किया है। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का पहला जवाब यह था उस संडे की मीटिंग के लिए कि हम तो मीटिंग करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो मीटिंग के रूम को और मीटिंग के टेबल को अब अमेरिका ने जला दिया है इसराइल की मदद करके और उसको ग्रीन सिग्नल देकर हम पर हमला करने के लिए। तो पहला पॉइंट, ईरान जंग नहीं चाहता था और जंग को लंबा खींचना भी नहीं चाहता है। जंग को क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि संडे को ऑलरेडी वो अमेरिका के साथ मीटिंग के लिए बैठना चाहता था। दूसरी बात कि लंबा करना नहीं चाहता। इसके क्या प्रूफ है? इसका सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि ईरान उसके बाद जाता है इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर से मिलता है और मिलने के बाद ये कहता है कि अगर इसराइल हमला रोकेगा तो हम भी हमला रोकेंगे। लेकिन हमने देखा कि इसराइल हमला नहीं रोक रहा है, तो फिर ईरान ये कहता है कि इसराइल हमला नहीं रोक रहा है तो हम हमला अपना करते भी जाएंगे और बढ़ाते भी जाएंगे। ये एक साइड था, इसलिए ईरान ने हमले को कंटिन्यू किया है। अब तो एक नया मोड़ आ गया है, न सिर्फ ये कि इसराइल हमला नहीं कर रहा है, बल्कि इसराइल के पीछे जो इसराइल को शय दे रहा था और इसराइल को आगे बढ़ा रहा था, प्रोवोक कर रहा था, अब वो खुद हमले करके ईरान के साथ डायरेक्ट जंग के लिए कूद किया है। तो अब हम ये देख सकते हैं कि ईरान ने गुफ्तगू का दरवाजा, डिप्लोमेसी का दरवाजा न सिर्फ ये कि बंद नहीं किया था, इन सब हालात में भी यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं जिनेवा मुलाकात करने के लिए और वहां पे बातचीत के जरिए से बात को निपटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन लोगों की तरफ से हमला चूंकि जारी था, तो ये नैतिकता की बुनियाद के ऊपर भी और सेल्फ डिफेंस की बुनियाद के ऊपर भी, जब आपको कोई मारेगा तो आपको अपना बदला लेने का अधिकार है और ईरान अपने उस अधिकार के ऊपर अमल कर। लेकिन एक बात ये बताइए कि व्लादिमीर पुतिन ने आज सऊदी अरब से और ऐसे कुछ इस्लामिक कंट्रीज से बात की है। इस्लामिक कंट्रीज का क्या रुख दिखाई देता है, जो आसपास के जो पड़ोसी हैं उनका क्या रुख दिखाई देता है ईरान के मसले में और ये पूरा का पूरा जो अभी चल रहा है इस जंग के मामले में? देखिए, सबसे पहले अगर किसी घर में किसी एरिया में आग लगती है तो फिर उसका धुआं तो दूसरे घरों में भी जाता है और उसकी गर्मी दूसरे घरों में भी महसूस होगी। तो जंग जिस इलाके में भी होगी और खासतौर पे इस वेस्ट एशिया के इलाके में अगर जंग होती है तो यकीनन आसपास की जितनी कंट्रीज हैं उनको वो अपनी लपेट में किसी ना किसी तरीके से लेगी। लेकिन इस जंग के अंदर एक दूसरा पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जिन कंट्रीज का आपने नाम लिया है या स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास में जो कंट्रीज हैं, ये वो तमाम कंट्रीज हैं जिन कंट्रीज के अंदर अमेरिकन बेसेस पाए जाते हैं। अमेरिका के खुद अपने बेस यहां पर हैं। ईरान के ऊपर जब अमेरिका हमला करेगा और जिसका उसने शुरू कर दिया है अभी फोर्दो, नतंज और इस्फहान के ऊपर हमला करके, तो ईरान और अमेरिका में अगर टकराव होता है तो ये स्पष्ट तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये हमलों के लिए उन बेसिस का वो इस्तेमाल करेगा। ईरान ऑलरेडी ये कह चुका है इन मुल्कों को और इन मुल्कों के ऑफिशियल्स को फोन करके कह चुका है कि अगर आपकी कंट्री का कोई बेस भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा तो उस बेस के ऊपर हमला करने के लिए हमारा हक बनता है और हम हमला करके उसका जवाब देंगे। इसराइल के ऊपर हमला करके ईरान ने यह बात को साबित कर दिया है कि जब उनके पास बड़े बड़े डोम हैं और वो अपने एयर डिफेंस के मजबूत होने के बावजूद हमारे हमले के आगे वो रुक नहीं सके, तो फिर अगर हम जब अमेरिकन बेस के ऊपर हमला करेंगे तो ये भी रुक नहीं सकेंगे। तो यकीनन इन कंट्रीज के साथ ईरान जो मैसेज कन्वे करने की अब तक की कोशिश कर रहा है वो ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी हालत में, अब जो अमेरिका ने हमला किया है जहां से उसके विमान उड़े थे कल, IRGC यहाँ के जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यहाँ सिपाही पासदारान कहते हैं, उन्होंने ये ऑफिशियल बयान दिया है कि उन्होंने ये ट्रैक निकाल लिया है कि वो विमान कहां से उड़कर आए थे, किस बेस से उड़कर आए थे और हम बदला लेने के लिए सक्षम भी है। सही टाइम पर हम उनका जवाब देंगे, उसका जवाब तो देना ही है और ये इन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है। लेकिन ईरान ये मैसेज देने की बहुत टाइम से
ये पता चला हाँ, है कि इन्होंने निर्देश को था। नाम नहीं बताया है जी, उन्होंने नाम नहीं बताया है, लेकिन ये मेंशन किया है कि ईरान के पश्चिम की तरफ से, वेस्ट की तरफ से वो विमान आए थे। उनके बयान के अंदर उन्होंने इस तरह से कहा, का नाम या बेस का नाम नहीं दिया है। तो ईरान ये मैसेज देना चाहता जी, शायद फिर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कोई बात नहीं, दोबारा जुड़ते हैं फिर और हम बात करेंगे। ज़रा जल्दी से आता हूं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आ गए हैं। जी जी जी, प्लीज़ मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे ईरान से लौट आए हैं, उनका डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, पूरी बात कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये कह रहा था कि ईरान ये मैसेज देना चाहता है अपने पड़ोसी मुल्कों को कि उनका कोई भी बेस हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा कोई भी बेस हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है तो हम जब इसराइल के आयरन डोम के बाद में इसराइल को तबाह करने की ताकत रखते हैं, तो तुम्हारे इधर अमेरिकन बेसेस को भी हम तबाह करने की ताकत रखते हैं। अगर ये चाहते हो कि जंग आगे ना बढ़े, तो इसका एक रास्ता ये है कि ये बेसिस से हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। जी जी जी, आप बने रहिए हमारे साथ सूरतवाला जी। थोड़ा आता हूं दोबारा लौटकर। डॉक्टर राकेश पाठक जी। मैं बस बहुत अच्छी बात हमारे मोहम्मद हुसैन साहब बता रहे हैं, उसमें एक दो बातें और जोड़ देता हूं। आमतौर पर दुनिया में ऐसा लगता है लोगों को कि शायद अमेरिका के अड्डों पर ईरान हमला करने की जरूरत न करे, लेकिन मैं सिर्फ एक घटना याद दिलाना चाहता हूं कि ईरान पहले ऐसा कर चुका है। जब ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी, उसके बाद जो इराक में अल असद नाम का अमेरिकन बेस है, उस पर ईरान ने कहकर एलानिया पहले इत्तला देकर हमला किया था। एयरबेस को बहुत नुकसान हुआ था, भले ही वहां फौजी नहीं मारे गए। वो अमेरिका का अड्डा है अल असद इराक में, तो ईरान पहले ऐसा कर चुका है। इसके अलावा जो मैं शुरू में बात कर रहा था, तो जो अमेरिकी अड्डे हैं खाड़ी देशों में, वे सब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की जद में है। जी, चाहे वो अल उदैद हो, जो एयरबेस है वहां पर अल उदैद कतर में, या बहरीन में जहां 5वां जहाजी बेड़ा अमेरिका का लंगर डाले हुए है। ऐसा एक भी ठिकाना नहीं है जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की मार में न हो। तो आने वाले दिनों में यह खतरा बढ़ता जाएगा कि अगर अमेरिका के हमले इन अड्डों से हुए, टेक ऑफ यहां से हुआ, तो ईरान उस पर हमला कर सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि इराक में कहकर बताकर अमेरिका को कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था, ईरान ने हमला किया। तो ये खतरे अब दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। जी जी जी, एक सवाल का जवाब जरा जल्दी से लेना चाहता हूं, और मोहम्मद हुसैन साहब से, और फिर आता हूं जल्दी से प्रशांत जी के पास, सुनील शुक्ला जी के पास। मोहम्मद हुसैन साहब, टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है, और वो भी वॉल स्ट्रीट जर्नल के के हवाले से, कि अमेरिका चाहता है कि अब ये युद्ध बंद हो। अमेरिका ने ईरान को पैगाम भेजा है, और ये टाइम्स ऑफ इजराइल लिख रहा है। कितना दम है, कितनी सच्चाई है इसमें? जी, इस तरह का पैगाम मुझे लगता है कि ये टाइम्स ऑफ इजराइल ने जो कोट किया है, ये सही हो सकता है। इसके प्रूफ में मैं ये कहूंगा कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का अगर आप ट्वीट भी देखेंगे, जिसमें उन्होंने पहले ये कहा कि हमने ईरान के 3 जगहों के ऊपर हमला किया है, उसी ट्वीट में आगे लिखते हैं कि अभी टाइम आ गया है सुलह का और पीस का। यानी वो भी ये चाह रहे थे कि अब जंग आगे ना बढ़े। लेकिन एक्चुअली अगर ये देखा जाए तो ये एक तरह की गुंडागर्दी और दादागिरी वाली मानसिकता को बता रहा है कि आप किसी को भी जब चाहे मार दें, और मारने के बाद अपनी कंडीशन के ऊपर अब आप आकर कहेंगे कि अब जंग हम आगे नहीं चाहते हैं। सबसे पहले अगर आपने मारा है तो फिर हमें बदला लेने का हक है। ईरान ने जवाब में यह कहा है। ईरान कहता है कि हम भी पीस की और सुलह की बात करते हैं, इसीलिए हमने पिछले कई सदियों में देखा जा सकता है कि ईरान ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया है। कोई जंग पहले शुरू किया भी नहीं है ईरान ने। ईरान के साथ जंग सामने से शुरू की गई है। तो ईरान कहता है कि आपने मारा है तो पहले हमारा हक बनता है कि हम आपसे अगर आप
बदला नहीं लेते हैं, आप मारेंगे फिर कहेंगे कि आइए हम आके बैठ के पीस की बात करेंगे और जंग बढ़ाएंगे, तो हम आपका ये नाटक बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने मारा है तो पहले आपको खाना होगा और उसके बाद में फिर हम अपनी कंडीशन के ऊपर कहेंगे कि अब जंग रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। जंग रुकने के लिए ईरान ने कुछ कंडीशन की तरफ इशारा किया है। सबसे पहली चीज जो ईरान ने अपनी कंडीशन तक के, यानी इनके ऑफिशियल्स ने अलग अलग जगह पर कोई ऐसा ड्राफ्ट तैयार करके नहीं दिया है, ऑफिशियल्स की बात को मैं बयान कर रहा हूं। एक बात इनके ऑफिशियल से ये कहा कि जंग रोकी जाएगी उस वक्त कि जब हमको ये इत्मीनान हो जाएगा, जब हमें ये यकीन हो जाएगा कि जंग रुकने के बाद अब इस हालत में नहीं हो सकता है कि दोबारा हमको मारे, तो हम जंग उस वक्त तक क्या नहीं रोकेंगे जब तक कि इसराइल को इतना कमजोर न कर दिया जाए कि वो दोबारा हम पर हमला नहीं करे। ये एक वो कंडीशन है जो ईरान के तकरीबन सब ऑफिशियल रिपीटेडली बोल रहे हैं। जी जी आता हूं दोबारा। मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे ईरान से। प्रशांत जी क्या कहेंगे? बहुत कुछ ईरान की जानकारियां हमको दे रहे हैं मोहम्मद हुसैन साहब सीधे वहां से, लेकिन इन सब से इतर बहुत सारी चीजें हम लोग हिंदुस्तान में देख रहे हैं। दो भागों में बटा हुआ हिंदुस्तान का मीडिया भी दिखाई देता है, एक जो सीधे इजराइल को आगे रख रहा है, दूसरा जो है वो ईरान, और तीसरी सबसे बड़ी बात कि इजराइल और अमेरिका का साथ देता हुआ एक मीडिया नहीं बल्कि पूरा का पूरा 90% वही है। और ऐसे में जानकारियां और सही जानकारी कैसे हासिल की जाए ये भी एक चुनौती होती है। इसीलिए बहुत अच्छा है कि हमारे साथ मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी सीधे ईरान से जुड़े हुए हैं। आपका टेक प्रशांत जी। जी देखिए, ये जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, ये इजराइल से भी ज़्यादा इजरायली है। क्योंकि जब जैसे आपने कहा ना कि खबरें बहुत तरीके की आ रही हैं, कौन सी वेरीफाइड है कौन सी नहीं है, तो मैं ईरान का मीडिया भी देखता हूँ, इजरायली मीडिया भी देखता हूँ, और दूसरे ग्लोबल मीडिया आउटलेट्स को भी देखता हूँ, एजेंसीज को देखता हूँ। तब जाके कोई खबर जो है आपको लगता है कि हाँ ये खबर ठीक है, क्योंकि युद्ध के दौरान बड़े परस्पर और बढ़ा चढ़ा के दावे होते हैं दोनों तरफ से। लेकिन जब मैं इजराइल की खबरें देखता हूँ, इजराइल के मीडिया देखता हूँ, तो उनके यहाँ भी थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी है। वो जो ईरान की मिसाइल उनके इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, उसकी तस्वीरें वहाँ आती हैं। वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि वहाँ हमले हुए हैं। वहाँ नेतन्याहू का विरोध भी दिखाई देता है। लेकिन यहाँ का गोदी मीडिया इजराइल से ज़्यादा इजरायली है। ये बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी बात है कि मैं भारत के ऊपर, और जो अभी आपने कहा कि जो हॉर्मोज की जो बंद किया गया है, हॉर्मोज संधि को, और उस जल संधि को बंद करने का इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि वहाँ से 20% ऑयल आता है। तो मैं शुरुआत करता हूँ भारत के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा। देखिए, भारत के ऊपर जब भी इस तरीके का इम्पैक्ट होगा तो $10 अगर बढ़ता है क्रूड ऑयल, तो भारत का ऑयल बिल $14 बिलियन बढ़ता है। और अभी 10 दिन के युद्ध के दौरान भारत का जो प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.2 से 6.5 हो चुका है। तो भारत के जीडीपी पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज या हॉर्मोज जल संधि बंद हो जाती है। तो चाइना का भी काफी सारा तेल, लगभग 40% तेल वहां से ही होकर गुजरता है जी, और तमाम दुनिया के देशों का। तो ये एक बड़ी क्राइसिस होगी कि भारत के ऊपर जो जीडीपी पे इम्पैक्ट होगा, भारत का ऑयल बिल बढ़ेगा और भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। तमाम सारी दुनिया में एनालिसिस आ रही है हॉर्मोज को लेकर। कुछ थिंक टैंक, कुछ इकोनॉमिक थिंक टैंक ये भी मान रहे हैं कि $400 तक जा सकता है अगर पूरी तरीके से बंद हो जाए तो। $400 फी बैरल। दुनिया की इकोनॉमी 100 के ऊपर भी जाएगा तो भी हिल जाएगी। दूसरी बात, कुछ राजीव जी मैं वीडियोस देख रहा था
और बड़ा अफसोस होता है देखकर कि युद्ध की विभीषिका जो है किस तरीके से प्रभावित करती है लोगों को। इजराइल के बारे में कहा जाता था कि उसके हर नागरिक को मिलिट्री की ट्रेनिंग है जी। और वहाँ के नागरिकों को जब मैं सूटकेस लेके बैग लेके अपने घर छोड़कर भागता हुआ देखता हूँ तो अफसोस होता है बड़ा कि युद्ध की विभीषिका से कैसा असर जो है उनके ऊपर भी पड़ा, जिनके बारे में दुनिया भर में ये कहा जाता है कि इनके तो हर नागरिक को मिलिट्री की ट्रेनिंग है, फिर ये क्यों जा रहे हैं छोड़कर मैदान। तो युद्ध की विभीषिका अब इजराइल के नागरिकों को देखने को मिल रही है। फिलिस्तीन के लोग इसको झेलते रहे, मरते रहे, उनके बच्चे मरते रहे, खाने की लाइन लगवाते हैं, उसके बाद गोली चलाते हैं। तो यह युद्ध की विभीषिका अब इजराइल को भी महसूस हो रही है। वो बंकर में रह रहे हैं बेचारे, वो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में रह रहे हैं, कुछ वहाँ पे बीमारियाँ भी आ रही हैं, कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी हो रहे हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक जो है युद्ध की विभीषिका जो है दिखाई दे रही है। दूसरी ट्रंप साहब की बात, आखिरी बात करूँगा कि ट्रंप साहब जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से मेक ईरान ग्रेट अगेन तक आ गए, उनका पूरा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का एजेंडा डिरेल हो चुका है और वो हर दिन जॉर्ज बुश बनने की तरफ अग्रसर है। उनका बाकी बचा हुआ कार्यकाल में वो ईरान में ही उलझे रहेंगे और जॉर्ज बुश बन के रिटायर होंगे। जी राजीव जी जी, सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं, लेकिन एक छोटा सा कमेंट पहले मोहम्मद हुसैन साहब के पास। और चूंकि अभी अभी व्हाइट हाउस से खबर आ रही है हुसैन साहब की, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को लगता है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम बातचीत करने से इनकार करता है, इस पर बातचीत करने से इनकार करता है, तो उन्हें अपनी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, लेकिन वो कूटनीति में अभी भी दिलचस्पी रखते हैं। यानी ट्रंप साहब ने कहा कि अभी भी मैं कूटनीति में दिलचस्पी रखता हूं, लेकिन जनता से भी अपील कर रहे हैं, और नहीं होगा तो फिर ट्रंप साहब तो हैं ही, जैसे उन्होंने भेज दिया वैसे ही भेज देंगे। जरा जल्दी से इस पर एक छोटा सा कमेंट, फिर आता हूं सीधे सुनील शुक्ला जी के पास। बिल्कुल, जिस दिन इसराइल ने पहली बार हमला किया था ईरान के ऊपर 13 जून को, सेम यही स्टेटमेंट नेतन्याहू का भी है कि नेतन्याहू ने भी ये कहा था कि हम हमला कर रहे हैं ताकि ईरान के अंदर जो अपोजिशन है वो यहाँ की रिजीम को और यहाँ की गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंक सके। हम उनके लिए जमीन को और रास्ते को हमवार करना चाहते हैं। सेम नेतन्याहू ने भी ये कहा था, लेकिन आप लोगों ने भी इसको कवर किया है और दुनिया भी इस बात को देख रही है और सब इस बात को मानते हैं कि इसराइल के हमले के पहले मुमकिन था, और इस तरह की खबरें भी थी और इस तरह से दिखता भी था कि कुछ लोग थे जो ईरान के इंटरनल अपनी गवर्नमेंट की मुखालिफत में कुछ कहते थे और करते भी थे। लेकिन जब इसराइल ने हमला किया है, और नेतन्याहू ने खुलकर भी कहा है कि हम आपके लिए जमीन हमवार कर रहे थे इस हमले के जरिए से, अब ये सब लोग मिल गए हैं और सब लोग ये चाहते हैं मिलकर के पहले हम इसराइल का मुकाबला करेंगे और इसराइल से बदला लेना जरूरी है। इंटरनल तो हम आपस के अपने मसाइल को हल करेंगे। कल के हमले के बाद में ट्रंप का ये कहना खुद एक बहुत ही, ये कहा जा सकता है कि ट्रंप इस तरह के बड़बोले टाइप के बयानात भी देते रहते हैं। मैं कल के हमले के बाद जो उन्होंने पीस का वर्ड यूज किया था और आज को ये कह रहा हूं कि यहां के लोग इसको कैसे एनालाइज करते हैं, वो इसको यूं देखते हैं कि अगर तुम बहुत ही ज्यादा ये चाहते हो कि कूटनीति के जरिए से काम होना चाहिए था, तो तुमने हमला पहले इसराइल का रुकवाने की कोशिश क्यों नहीं किया? अगर तुम ये चाहते थे कि कूटनीति के जरिए से बात होना चाहिए था, तो संडे की मीटिंग का इंतजार क्यों नहीं किया? 13 तारीख को जब हमला हो रहा था तो उसके रोकने के लिए तुम आगे क्यों नहीं बढ़े? एक वर्ड भी अमेरिका ने इस तरह का एक वर्ड भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा है जिसमें इस तरह की बात हो कि इसराइल संडे को तो हमारी मुलाकात होने ही वाली थी ईरान के साथ, तुमको ये हमला नहीं करना चाहिए था। कूटनीति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको सबको ये पता है कि अमेरिका ने जो कल क्लेम किया है अपने हमले के जरिए से, वो अपने उस क्लेम को सच्चा साबित नहीं कर सकते हैं, और उसकी भी एक बड़ी दलील यह है कि आज भी इसराइल ने फिर फोर्दो के ऊपर हमला किया है। अगर कल नीस तो नाबूद कर दिया था तो आज हमले की जरूरत थी। तो वो ये चाहते हैं कि उनका पोल खुले, उससे पहले वो अपने पल्ले को और अपने दामन को झाड़ कर कूटनीति की बात करना चाहते हैं। लेकिन
ट्रम्प के बयानात एक अलग तरीके के होते हैं, वो बड़बोले मशहूर हो चुके हैं और वो इस तरह के बयानात देते रहते हैं। उनके बयानों को खुद अमेरिकन भी अब बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। इसकी भी बहुत सारी मिसालें पाई जाती हैं। जी जी, आता हूं दोबारा, लेकिन सुनील शुक्ला जी, एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसी से रिलेटेड सवाल ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू इस जंग को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए अब कल सेफ जोन के लिए, कि हाँ सेफ एग्जिट जिसको कहते हैं, रेस्पेक्टिव एग्जिट कह सकते हैं, जो वो अपने लिए तैयार करना चाह रहे थे, लेकिन उसमें उनको लगा होगा कि ईरान इससे थोड़ा सा डर जाएगा, सहम जाएगा और फिर अब ये भी हो जाएगा कि हाँ हमने अपना काम पूरा कर लिया, 3 ठिकानों पे हमने आक्रमण कर दिए। लेकिन एक सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब फोर्दो पे कल आपने बम फोड़ ही दिया तो फिर आज दोबारा क्यों? धन्यवाद राजीव जी। नहीं, कल फोर्दो पे उन्होंने बम फोड़ा तो आज भी फोड़ सकते हैं, कल भी फोड़ सकते हैं, आने वाले दिनों भी फोड़ सकते हैं। वो तो बम ही फोड़ रहे हैं, बिल्कुल फोड़ लें, लेकिन बम का असर कितना है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया, इनके अलावा एक चौथा भी परमाणु संयंत्र केंद्र है, वहां तो इन्होंने मैंने पत्थर भी नहीं फेंका, और वह केंद्र है जहां पे रशियन जो साइंटिस्ट है वो काम करते हैं। अगर आप ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को रोकना चाहते हैं तो उसको रोकने के लिए जितने भी उसके ठिकाने हैं उन पर हमला होना चाहिए। केवल 3 क्यों? यानी कि आप परमाणु कार्यक्रम को रोकना नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज कि अगर आप परमाणु कार्यक्रम को रोकना ही चाहते हैं तो जो बराक ओबामा ने एक बहुत राष्ट्रीय एक समझौता किया था ईरान के साथ, इसके परमाणु कार्यक्रमों के पर निगाह रखने के लिए, उससे अमेरिका हट क्यों गया? उसकी क्या वजह है? एक कूटनीतिक प्रयास जो किया था बराक ओबामा ने और जो काफी हद तक सफल रहा, उससे अमेरिका हटा क्यों? एक शानदार कोशिश थी अमेरिका की। तीसरी चीज कि अमेरिका उन राष्ट्रों के ऊपर दबाव क्यों नहीं बनाता जो ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रमों को जारी रखने में मदद करते हैं। चौथी चीज कि अगर आप कहते हैं कि उसके परमाणु कार्यक्रमों से पूरी दुनिया को खतरा है, तो ये तो एनपीए में शामिल कंट्री है ईरान इसने पर दस्तखत किया हुआ है, और जब एनपीए पर दस्तखत कर दिया तो जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसके देखरेख में उसके कार्यक्रम चल रहे हैं। अगर आप परमाणु शस्त्रों के इतने ही खिलाफ हैं तो आप इजराइल को क्यों नहीं कहते हैं कि एनपीए में शामिल हो? इजराइल तो आज तक एनपीए में नहीं शामिल हुआ। इजराइल के परमाणु कार्यक्रमों पर एआईए क्या कोई दखल नहीं है? तो आप परमाणु शस्त्रों को लेकर के 2 तरह का स्टैंडर्ड कैसे ले सकते हैं? 2 तरह का स्टैंड कैसे ले सकते हैं? और दुनिया क्यों इस पर आप सहमत हो जाएगी और ईरान क्यों सहमत हो जाएगा? अगर आप निश्चित रूप से खाड़ी के देशों में अगर आप चाहते हैं कि अमन चैन हो, शक्ति संतुलन बना रहे, युद्ध की विभीषिका से लोग दूर रहे, तो आपको इजराइल को भी परमाणु शस्त्रों से रोकना पड़ेगा। वो तो आप रोकते नहीं है, तो ईरान जैसा देश क्यों स्वीकार कर लेगा इसको? और आप जो बात कर रहे हैं उसको क्यों मान लिया जाएगा? तीसरी चीज कि आप कह रहे हैं कि आप जो आज के हुकूमत है खेमनेई साहब की जो है सरकार चल रही है, वो उस देश के खिलाफ है, उसको बदल देना चाहिए। ये आज से थोड़ा कह रहे हैं आप। खेमनेई जब से सत्ता में आए तब से आप इस बात को कह रहे हैं, और केवल अमेरिका नहीं कर रहा, पूरा का पूरा पश्चिम जगत इस बात को कह रहा है। आप याद कीजिए 1995 में जब दक्षिण अफ्रीकी नेता उनसे मिले थे खेमनेई से, और उन्होंने उनके बारे में किस तरह का भाषण दिया था। सवाल इस बात का है कि पूरी दुनिया के सामने आपने जो खेमनेई की तस्वीर बना रखी है, इसलिए कि वह उनकी राजनीति, उनका काम करने का तरीका आपको सूट नहीं करता, वो आपको हंसी डालते। तो अब सवाल यह है कि क्या इस हमले के बाद ईरान अपने आप को समेट लेगा? ये तो नहीं लगता, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के इस हमले के बाद अपने हमले इजराइल के खिलाफ रोक दिए हों, ऐसा तो हुआ नहीं। मेरा अपना मानना है कि ईरान अमेरिका के सैन्य ठिकानों पे हमला नहीं करेगा।
वह इसलिए हमला नहीं करेगा कि जो आज वह इजराइल के खिलाफ हमला कर रहा है उसके पीछे उसके पास तर्क है कि उसके ऊपर हमला हुआ तो प्रतिकार कर रहा है। लेकिन अगर ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करता है तो जो अमेरिका में एक सहानुभूति मिल रही है ईरान को और युद्ध के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है, उससे ईरान को नुकसान होगा जी। आज नो वार के जो नारे लग रहे हैं अमेरिका में, आज जो वहां की कांग्रेस और सीनेट में विरोध हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, वह कम से कम वह राजनीतिक जो बढ़त मिली हुई है ईरान को, उससे उसको धक्का लगेगा। वह उन देशों के साथ भी नहीं उलझना चाहेगा जिन देशों में ये ठिकाने हैं। निश्चित रूप से ईरान ने दबाव बनाया कि कोई भी देश अपने बेसिस को, अपने ठिकानों का दुरुपयोग न होने दे मेरे खिलाफ हमला होने में, और उसमें सफल भी रहा हो। जो कुछ दिन पहले लंच पे पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष फील्ड मार्शल साहब गए हुए थे, मुनीर साहब, उन्होंने भी अपने बेसिस इनकार करने से मना किया जी। कोई देश सामने नहीं आया कि आप उनके बेसिस को लेकर चले जाइए। अब जो दोनों उद्देश्य थे, अगर वो दोनों उद्देश्य सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं और ईरान धमकी दे रहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के पर्व्यू से बाहर निकल जाएगा अपने परमाणु कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए। दुनिया के तमाम देश जो परमाणु कार्यक्रमों को संचालित करने में ईरान का सहयोग कर रहे हैं, वह अमेरिका का सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस युद्ध को रोकने के अलावा अमेरिका या इजराइल के पास क्या विकल्प? क्या इजराइल एक लंबी लड़ाई लड़ने की स्थिति में है? आज तक का अनुभव कहता है कि वो अपनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता। वो आज तक कभी इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ा है। क्या इजराइल के हमलों से अपने आप को समेट लेगा? वो दिख नहीं रहा है। तो आखिर इजराइल इस लड़ाई को कितनी दूर तक लेके जा सकता है और इजराइल इस लड़ाई को अपने बूते खींचने में कितना समर्थ है, या इस बात से उसकी पोल खुल जाती है जब अमेरिका को इस लड़ाई में शामिल करना चाहता है। जब उसके प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में बैठ करके ये कहते हैं कि पूरा का पूरा यूरोप ईरान के निशाने पर है जी। जब उनका प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में बैठ के कहता है कि इजरायली प्रधानमंत्री और यूएस के राष्ट्रपति दोनों की हत्या करने की साजिश ईरान कर रहा है, ये वक्तव्य आप क्यों दे रहे हैं कि ये सभी के सभी लोग आपके साथ खड़े हो जाए? उधर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी तीनों ने जो अमेरिकी हमला था उसकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह अनवांटेड था, ये नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ ईरान अपने आप को वार्ता के मेज से हटता हुआ नहीं दिखाना चाहता। वह यूरोप से ही बात कर रहा है, वह रूस से ही बात कर रहा है, वह चीन से ही बात कर रहा है, वह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ही बात कर रहा है और अपनी बात को पूरे पुरजोर तरीके से कर रहा है। वो तो ईरान भी अपने को डिप्लोमेटिकली सक्रिय है और वो डिप्लोमेटिकली कम से कम खारिज होता हुआ या अलग थलग पड़ता हुआ नहीं देखना चाहता जी। तो आखिर जब ईरान बैकफुट पे नहीं है, वह इजराइल के हमले से अपने आप को नुकसान नहीं महसूस करता, वह इजराइल पे लगातार हमले करता चला जा रहा है। अपने परमाणु संयंत्रों पर जो हमले की बात कर रही है या अमेरिका ने दावा किया, वो पूरा का पूरा खोखला साबित हुआ। दुनिया के जितने भी महत्वपूर्ण अखबार हैं, इवन अमेरिका के जितने अखबार हैं, चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, चाहे वाशिंगटन पोस्ट हो, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, उसने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे को पे सवाल पैदा किया कि जो उनका दावा है वह बेबुनियाद है। जो सैटेलाइट से चित्र प्राप्त हुए हैं वो उस दावों को साबित नहीं करते और तरह तरह के सवाल उन्होंने पैदा किए कि अगर परमाणु संयंत्रों पे हमला होगा, परमाणु संयंत्रों पर को नुकसान पहुंचेगा तो विकिरण की स्थिति पैदा होगी और विकिरण की स्थिति को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया। ईरान ने भी नहीं स्वीकार किया, सऊदी अरब ने भी सही स्वीकार किया, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने भी स्वीकार नहीं किया, अरब देशों में काम करने वाली एक अन्य स्वतंत्र एजेंसी है उसने भी स्वीकार नहीं किया और ईरान भी कह रहा है कि मुझे कोई नुकसान हो सकता है कि आप कुछ जी सुनील जी थोड़ा रोकना चाहूँगा सुनील जी, तो हम लोग थोड़ा फास्ट मोड में आते हैं। एक सवाल जल्दी से लेना चाहता हूँ पहले मोहम्मद साहब से, मोहम्मद हुसैन साहब से, और फिर आता हूं सुनील जी आपके पास तुरंत आता हूं। अगर अमेरिका के ऊपर हमला करना हो, डायरेक्ट अमेरिका ने हमला बोला, अगर अमेरिका के ऊपर हमला करना हो तो क्या ईरान तैयार है मोहम्मद हुसैन साहब? जी,
देखिए, डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर हमला करने के लिए ईरान पहले से कह चुका है कि वो तैयार है, लेकिन अमेरिका के ऊपर हमला करने का यहां मतलब ये है कि इस एरिया के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, अमेरिका की जितनी चीजें, बेसिस, उनके नेवी क्राफ्ट जो पाए जाते हैं, ईरान उनको मारेगा और ईरान इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान का यह कहना है, पिछले 40 साल से ईरान ने इसकी तैयारी कर रखा है कि जब भी अमेरिका और ईरान के साथ डायरेक्ट टकराव होगा, ईरान उनके ऊपर हमला करेगा। मैं एक मिसाल देकर अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। 1986-87 में जिस वक्त ईरान और इराक का वॉर चल रहा था, उस जमाने में अमेरिका ने एक पॉलिसी अपनाया था, वो ये कि सद्दाम को उकसाया था ईरान की रिफाइनरीज के ऊपर और ईरान के तेल के कुओं के ऊपर हमला करने के लिए। सद्दाम ने उन तेल के कुओं के ऊपर हमला किया, नतीजा ये हुआ कि ईरान का इनकम का तेल वो ईरान अब निकाल कर बेच नहीं पा रहा था। ईरान ने उस वक्त ये कहा था कि अगर हम नहीं बेच पाएंगे तो हम किसी और को भी बेचने नहीं देंगे, क्योंकि ये तो नहीं चलेगा कि अमेरिका नजदीक में बेस बनाकर हमारे बेस है, हमारे इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है और उसमें हमारे पड़ोसी भी कुछ मदद करते हैं, तो हम ये होने भी नहीं देंगे। ईरान ने ये स्टैंड लिया था। तो एक कश्ती थी, एक वेसल था जो ऑयल टैंकर था, उसका नाम था अर-रखा। अर-रखा ये वेसल था, ये वेसल कुवैत से निकलता है। इसके ऊपर जो फ्लैग लगता है वो अमेरिकन फ्लैग लगता है और इसका नाम रखा जाता है ब्रिजस्टोन। आप ये इंटरनेट के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। और वो वेसल जब निकलकर ईरान के नजदीक से, ये हुर्मुज से पहले वो गुजर कर जाना चाह रहा था, तो अमेरिका ने उस वीडियो शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सुनील जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। हमारे साथ अमरीश मिश्रा जी भी आ गए हैं। अमरीश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सुनील जी। तो मेरा अपना ये मानना यह है कि ठीक है, मैंने ईरान अपनी तैयारी तो कर ही रहा था, मैं सूरतल्लाह साहब की इस बात से सहमत हूँ, और अपनी इस तैयारी का बाकायदे उसने प्रमाण भी दे दिया कि वह इजराइल का मुकाबला करने के लिए या किसी भी अमेरिका सहित किसी भी देश का जिसको हमें ईरान समर्थक किसी देश के हमले का मुकाबला करने के लिए वो तैयार है, और उसने भरपूर तैयारी कर रखी थी। और ये पश्चिम एशियाई जो देशों के बीच में जो बंटवारा करने की कोशिश की गई थी पश्चिमी देशों के द्वारा, वो भी सफल नहीं होने पाया। जो आम ईरान के नागरिकों को इस सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाने की बात थी, वो भी नहीं सफल होने पाए। तो आखिर इस युद्ध से हासिल क्या हुआ इनको? जी, स्थिति तो ये बनी ना कि सवाल है कि ईरान ने अपनी ताकत का इजहार किया। ईरान अपने एक लोकप्रिय सरकार जो ईरान की बनी हुई थी, वो अभी अपने देश में लोकप्रिय हो गई, और उसने इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया। इजराइल का यह जो एक बना हुआ था और कि वह एक ऐसी ताकत है जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, वो सब उसे छिन्न भिन्न कर दिया। तो अगर ईरान या ईरान से हो रही इस लड़ाई को रोकने के लिए अगर अमेरिका पहल करता है, तो यह कोई आश्चर्यजनक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इजराइल को ही बचाना अमेरिका के लक्ष्यों में शामिल है, उद्देश्यों में शामिल है। बिल्कुल। और ईरान भी इस समझौते पे तभी पहुंचेगा जब उसको इस बात का आश्वासन होगा कि दोबारा से इजराइल इस तरह की हरकत नहीं करेगा, बात और बड़ी बढ़ेगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अमरीश मिश्रा जी के पास सीधे आता हूं, फिर अमलेंदु जी आपके पास भी आता हूं। मिश्रा जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि कल से लेकर आज तक एक जो नई बात समझ में आती है, समझ में तो नहीं लेकिन खबर आ रही है, ये कि अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान इस जंग को रोक दे और सीज फायर का, लेकिन सीज फायर आगे बढ़े तो कौन बढ़े वाली बात कितनी सही है कितनी गलत है नहीं पता, ज़रा आपके ज़रिए समझना चाहता हूं। और हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का मतलब तो साफ समझ में आ रहा है, लेकिन इसका दूसरे ढंग से देखा जाए, जो तनाव है, जो टेंशन है दोनों देशों के बीच और बीच में अमेरिका कूदा हुआ है, उसका कितना असर हो सकता है अगर हॉर्मुज को बंद कर देता है ईरान, तो फिर अमेरिका यहाँ और इस जंग में आगे बढ़ने या इस जंग को आगे बढ़ाने की जरूरत महसूस करेगा क्या? देखिए, इसमें जो जहां तक अमेरिका और इजराइल की बात है कि वो हथियार डालने के करीब पहुंच गए हैं, वो नेतन्याहू ने आज सुबह सबसे पहला स्टेटमेंट नेतन्याहू का आया। उसने कहा कि वी कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर ऑफ एट्रिशन विद ईरान। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉर ऑफ एट्रिशन।
वॉर ऑफ एट्रिशन मतलब जो लंबी खिंचती है, घिसाव थकाव की लड़ाई होती है, इसको हिंदी में कहा जाता है घिसाव थकाव की, जिसमें तुम 2 मारो हमारे, हम तुम्हारे 1 मारे, फिर हम तुम्हारे 4 मारे, तुम हमारे 5 मारो, ये चलता रहता है। और एक वॉर ऑफ एट्रिशन में इजराइल ऑलरेडी गाजा में फंसा हुआ है, बिकॉज गाजा में हमास की क्या टैक्टिक्स थी। हमास की टैक्टिक्स थी कि 7 अक्टूबर 2023 को बड़ा हमला करो और उसके बाद आईडीएफ को लुभाओ, आईडीएफ को ल्योर करो कि वो गाजा के अंदर आए, और एक बार वो गाजा के अंदर आते हैं तो उनको वॉर ऑफ एट्रिशन में फंसा। वॉर ऑफ एट्रिशन बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। 1857 की लड़ाई में हम लोगों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लंबी वॉर ऑफ एट्रिशन लड़ी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद किया। उसके बाद अब सैकड़ों एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। लेकिन नेतन्याहू डरता क्यों है? क्योंकि नेतन्याहू ऑलरेडी एक वॉर ऑफ एट्रिशन में फंसा है। सेना जो इजराइल की है 70 लाख लोग हैं, 70-80 हजार सेना है, और जो 4 लाख रिजर्विस्ट उसने रेस किए थे गाजा के फाइनल इन्वेजन के लिए ईरान पे हमले के कुछ दिन पहले, वो उसमें ऑलरेडी 10 बिलियन शेकल्स वो खर्च कर चुका है। वो बिल्कुल बेकार हो गया, क्योंकि उसके तुरंत बाद उसको लगा कि ईरान पे अभी हमला कर दो तो शायद ईरान ढह जाए। जो भी मोसाद, क्योंकि वो पूरा मोसाद का फीडबैक था कि अभी हमला नहीं करोगे तो ईरान ढहेगा नहीं, मतलब वो रिजिम चेंज वाली बात। और आपने देखा होगा कि मोसाद के माध्यम से ही सारी चीजें हो रही थी। जो पहले हमले हुए वो ईरान की टेरिटरी के अंदर मोसाद एजेंट्स ने किए, तो पूरा सब कुछ दारोमदार वहां पर था कि इंटरनल जो हम एक सबोटाज ईरान को कर ले जाएंगे, धड़ाधड़ वो हो जाएगा, 2 या 3 दिन में वो हो जाएगा, सीरिया की तरह। सीरिया में 10 दिन लगे थे, तो चलिए यहां भी 10 दिन लग जाएंगे और खामनेई को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। ये प्लान था, ये वॉर ऑफ एट्रिशन का प्लान नहीं था। अब नेतन्याहू फंस गए, क्योंकि यहां पर ये सफल नहीं हुआ, क्योंकि ये सब चीजें ग्राउंड पे है। अब ग्राउंड पे वहां मोसाद को हरा दिया, वहां की जो इंटेलिजेंस फोर्सेस थी, जबकि सारे चीफ मार दिए गए, 28 सेना अध्यक्ष, इंटेलिजेंस चीफ सब मार दिए गए, कोई बचा ही नहीं। उसके बाद खामनेई ने वहां पर नई लीडरशिप लाई और उन लोगों ने 2 दिन में इतना मारा है मोसाद को। मुझे कहने में कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि देखिए काउंटर रेवोल्यूशनरी जो आतंकवाद, जो एक प्रतिक्रांतिकारी आतंकवाद इजराइल फैला रहा है, उसका जवाब ही है क्रांतिकारी आतंकवाद, और कुछ नहीं है। ये बहुत क्लासिकल फिलॉसफी है। तो वहां पर इतना, मतलब वहां पर लोकल लेवल पे अभी तक मोसाद के लोगों को देखते ही गोली मारती जा रही है। और मतलब मोसाद के मतलब जो इजरायली एजेंट्स हैं, अरे सॉरी, जो इरानियन एजेंट्स हैं। तो ये जो पूरी जो एक ये जब ये फेल हो गया, और उसके बाद ये हुआ कि दूसरी बार वही चीज ट्राई हुई जो कल हुआ है, फुर्दो पे हमला, इस्फहान पे और नटान्स पे। वो यही था कि चलो एक वो फेल हो गया। अब अगर अमेरिका कर दे, अगर अमेरिका यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज पे कर दे, और इसमें भी बड़ा एक खेल है, मैं अभी बताता हूं। अगर अमेरिका सो कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे हमला कर दे ईरान के, और इतना भयंकर हमला हो, फिर से हम ग्लोबल एक मीडिया वेव चलाएं, और उसमें खामनेई जो है वो पीछे हट जाएंगे, या जो लिबरल अभी भी एलिमेंट्स हैं कुछ थोड़े बहुत, जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट पेजिशकियान को भी ये लोग समझते हैं कि वो थोड़ा उदारवादी हैं, तो वो लोग जो है कॉम्प्रोमाइज की बात करने लगेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ट्रंप ने स्ट्राइक तो कर दी, लेकिन ट्रंप ने जो बयान उसके बाद दिया, आप ध्यान दीजिए, उसने न्यूक्लियर वर्ड यूज ही नहीं किया, उसने यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज यूज की। अब यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज तुम कह रहे हो, तो यूरेनियम, और उसी पे बातचीत चल रही थी अमेरिका और इजराइल की। न्यूक्लियर वेपन्स की बात तो अमेरिका भी मान रहा था इसके पहले, स्ट्राइक के पहले, कि इजराइल के पास नहीं है। अमेरिका ने ये बहाना लिया कि जी ईरान के पास नहीं है। हाँ सॉरी, ईरान, तो ईरान के पास नहीं। तो वो जो एक मामला था कि भाई यूरेनियम एनरिचमेंट जो अमेरिका भी मान रहा था और इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी भी मान रही। अब उसके बाद ट्रंप ने कहा अच्छा ठीक है, जब इतना प्रेशर पड़ा, उसने कहा चलो स्ट्राइक करने के बाद भी उसने यूरेनियम एनरिचमेंट का नाम लिया। और आज वॉशिंगटन पोस्ट आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स देखिए और वॉल स्ट्रीट जर्नल देखिए, चारों ये कह रहे हैं कि फुर्दो में जो स्ट्राइक हुई है उससे यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेबिलिटीज ईरान की डिस्ट्रॉय हुई हो, ऐसा नहीं है। और सबसे ऐसा नहीं है, और ये बार बार कहा गया है 4 अखबारों द्वारा। उसके बाद दूसरी चीज, आज इजराइल ने फिर से फुर्दो पे हमला किया, और आप हास्यास्पद स्थिति देखिए, जिसको हम क्या कहेंगे, उपहास कहेंगे या फार्स जिसको कहते हैं। फार्सिकल सिचुएशन ये है कि इजराइल ने दोबारा फुर्दो पे हमला किया। जब उससे पूछा गया
कि अमेरिका का हमला क्या असफल था, तुमने दोबारा क्यों किया? तो उसने कहा कि जो रास्ते जा रहे हैं खुर्दों पे वो भी हमने बॉम्ब कर दी। तो उसके बाद एक इजरायली कॉलमिस्ट जो थोड़ा ह्यूमर के साथ लिखते हैं, उन्होंने कहा कि अब ये कहेंगे कि जो रोड्स हैं जो फुर्दों को एक्सेस देती हैं वो हमने बॉम्ब की। अब वो रोड जो फुर्दों को जो रोड एक्सेस देती है, उनको जो एक्सेस देती है वो हम बॉम्ब करेंगे, फिर उनको जो एक्सेस देती है। मतलब ये जो स्थिति एक हास्यास्पद एक नेतन्याहू की हो गई है। इसीलिए उसने कहा कि वॉर, क्योंकि उसको लग गया है कि ये लड़ाई अब लंबी खिंचेगी, लंबी लड़ाई में उसके पास स्टॉक्स नहीं है। ईरान के पास स्टॉक्स ही नहीं, मतलब स्टॉक्स तो है ही, उसके साथ रशिया और चाइना का साथ है। आज आपको पता होगा कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को गए। अब फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं लेकिन रशिया के फॉरेन मिनिस्टर उनसे नहीं मिल रहे हैं, सीधे प्यूटिन मिलने आए, इन्होंने हाथ मिलाए। इसका मतलब है कि खामनेई का कोई बड़ा संदेश लेके अरागची गए हैं और उन्होंने प्यूटिन से सीधे मुलाकात की है। और उसके बाद आप देखिए कि जो यूरोपियन पहल है वो पूरी तरह से बंद है। यूरोप बिल्कुल चुप है, वो कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि वो भी जानता है कि इजराइल को जो मदद करने की जो सारी कोशिशें थी वो सब बेकार हो गई हैं। अब सब कुछ ईरान पे डिपेंड करता है। ईरान का मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी उसने नजेफ डेजर्ट में परसों मार दिया था, जहां पर दिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर है, और वो इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा, एक जिसको रेड लाइन कह लीजिए, या एक बहुत बड़ा एक उसके लिए एक खतरे की एक आभास है। उसको लगता है कि दिमोना अगर चला गया तो उसका एग्जिस्टेंस चला गया, इजराइल का एग्जिस्टेंस चला गया। आज देखिए जो 21वीं वेव आज मारी है ईरान ने, उसमें उसने ज्यादा अपनी खैबर सीरीज की मिसाइल यूज की है और नजेफ पे फिर मार। और नजेफ में देखिए जो दिमोना रिएक्टर है उसके 20 किलोमीटर के रेडियस में बार बार ईरान मार रहा है, 2 बार मार चुका है। अब वो दिमोना पे अगर मार दिया उसने, मान लिया सेज्जिल मार दिया जिसका एरर ऑफ मार्जिन 5 मीटर है, अगर सेज्जिल मार दी तो क्या होगा? ये जो पूरी देखिए एक जो आज जो परिस्थितियां हैं ये पूरी पलट गई। जो कल माहौल था उससे आज पूरी पलट गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो पलटाव है ये अमेरिकन मीडिया ने शुरू किया, नेतन्याहू ने खुद शुरू किया, ये कह के कि हम एक वॉर ऑफ एट्रिशन में नहीं जाना चाहते। तो अब अच्छा उधर देखिए एक चीज, मैं 2 मिनट समय और लूंगा, 1 मिनट। वहां जो गाजा में हो रहा है ना वो भी बहुत एक अभी वहां ध्यान लोगों का नहीं जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा युद्ध हो रहा है तो वहां पर गाजा में, लेकिन गाजा में देखिए अभी इजराइल के जुल्म जारी हैं। लेकिन उसकी वो बड़ी कहानी नहीं है। बड़ी कहानी ये है कि जो हमास ने हमले किए और हमास के पास जो असलहे आ गए हैं वो कोई, आप सोचिए जीबीयू गाइडेड बॉम्ब यूनिट, जो अमेरिका जीबीयू 57 जिसने मारा है उसका एक इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म हमास ने पैदा कर लिया। अब ये कैसे किया? और उसको उसने यूज किया है, 3 मरकबा टैंक उड़ा दिए, किसी को पता ही नहीं 19 जून को, पूरे के पूरे टैंक। अभी वो तो हमास के पास जो डिवाइसेज हैं उससे केवल क्षतिग्रस्त होते थे, अब ये तो पूरे उड़ गए। तो ये जो देखिए नेतन्याहू आपको अब लग रहा है कि उसको ना वो गाजा में कुछ कर पा रहा है ना यहाँ कर पा रहा है। उधर हिजबुल्लाह ने एक अपना इनिशियल स्ट्राइक कल ही कर दी थी रात को, जो इजराइल 5 गांव में है वहां पर उसने स्ट्राइक कर दी। आज यमन ने भी एक टेस्ट स्ट्राइक की है। तो सारे जो ईरान के सो कॉल्ड प्रॉक्सीज हैं वो एक्टिव हो गए हैं। तो अब आप बताइए कि इस पूरी स्थिति में नेतन्याहू घिर गए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद होने जा रहा है, और वो जैसे ही बंद होता है वैसे ही तो भारत, तब तो क्या होगा कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। भारत का मतलब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। तो ये ओपनिंग रिमार्क्स। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। जल्दी से आना चाहता हूं अमलेंदु जी, रूस से क्या खबर आ रही? जब ये दोनों मिले हैं विदेश मंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और ये सुनने में आया कि खामनेई की एक चिट्ठी भी, उनका एक खत भी दिया है पुतिन को, क्या खबर है? और राजीव जी, खबर यह है कि रूस ने साफ कर दिया एकदम कि जो भी हथियार मांगेगा ईरान, हम उसको वो देंगे, चाहे वो परमाणु हथियार ही क्यों ना हो, और जिस तरीके की भी मदद चाहेगा उस तरीके की मदद हम देंगे। और ये साफ कर दिया है कि हमारा ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस है और ये अलायंस आगे जारी रहेगा, और अगर अमेरिका ने फिर कोई जरूरत की तो उसका जवाब दिया जाएगा। उधर राजीव जी, जो ब्रिटेन के विदेश सचिव हैं लेवी, उन्होंने जो है ईरान के विदेश मंत्री से बात की है फोन पे, और उन्होंने खुद कहा है और ये कहा है कि भाई आप जो गलती मत कीजिएगा कि अमेरिका के जो वहां सैन्य अड्डे हैं उन पर आप हमले करें, और जो हॉर्मुज आप बंद कर रहे हैं इसको बंद मत करिए, ये उन्होंने कहा है राजीव जी। इसका मतलब राजीव जी ये है कि ईरान की तैयारियां कुछ हैं
और अमेरिका अंदर से घबराया हुआ है कि उसने ट्रंप साहब ने कर तो दिया अपना कबड्डी का खेल, लेकिन ये कबड्डी का खेल पलटकर जब ईरान मारेगा तो ये ट्रंप साहब के लिए बहुत दर्दनाक हो सकता है। और राजीव जी, वियतनाम का सामने है उदाहरण। वियतनाम से ट्रकों में भर भर के जो है वो ताबूत जाया करते थे अमेरिका, और वहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ करते थे। 30 साल लड़ा है वियतनाम में और ताबूत ही लौटे हैं वहां से अमेरिकी सैनिकों के। तो ये ताबूत वहां से ना लौटे, इसको लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। और जो इनके थॉमस मैसी एक रिपब्लिक सांसद है ट्रंप के, वो खुद जो है इसके खिलाफ खड़े हो गए, ट्रंप के खिलाफ, और 2-3 सांसद उनके साथ और खड़े हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो है, जो आपने कहा था ये अमेरिका फर्स्ट, ये अमेरिका फर्स्ट नहीं है और ना ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है। तो ये उनके खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ बातचीतें शुरू हो गई हैं। तो ये समझ में आने लगा है राजीव जी कि अगर ये बात बढ़ती है और अमेरिका ने जो हरकत की है, अगर ईरान उसका जवाब देता है और अगर सेनेटो पे अमेरिका के हमले होते हैं तो फिर लड़ाई बड़ी होगी और अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। जी। ये बात समझ में आने लगी है अमेरिका के साथी देश हैं उनके लिए भी। जी, जल्दी आता हूं। पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आऊं, लेकिन एक ट्वीट जरा आपके सामने रखना चाहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप का भी थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले एक ट्वीट आया है। लिख रहे हैं कि आप लोग, एवरीवन कीप oil price down, I am watching, you are playing right into the hands of the enemy, don't do it। मतलब साफ साफ ये है कि ऑयल, जो क्रूड ऑयल की कीमत आप लोग मत बढ़ाइए, इसको हम देख रहे हैं, आप लोग हमारे दुश्मन के हाथों खेल रहे हैं, डोंट डू इट, ऐसा मत कीजिए। साफ साफ यानी जो हॉर्मुज वाली बात आ रही है, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे मिश्रा जी के साथ, वो यहां पर उसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है और डोनाल्ड ट्रंप यहां पर परेशान हो गए हैं। क्रूड ऑयल की कीमत पिछले 2 दिनों में जैसे बढ़ी है उससे, और एक धमकाने वाले अंदाज में साफ साफ कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, मैं सब कुछ देख रहा हूं। यानी बिल्कुल ऊपर बैठे, वही जो बार बार मैं कहता हूं कि चौधराहट दिखाने की जो कोशिश है वो अभी गई नहीं है, वो और ऊपर है, उफान पे है। लेकिन कितना असर इसका पड़ सकता है जब सीधे धमकाने वाले अंदाज में आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? देखिए राजीव जी, हम लोग शुरू से इस बात को कहते आ रहे हैं कि हम डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के दरोगा की भूमिका में हैं, लेकिन इस बार वे चूक कर गए। जिस तरह वे इस लड़ाई में कूदे हैं, जिसकी कोई जरूरत अमेरिका को इस वक्त नहीं थी, उसका खामियाजा न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। जिस तेल की कीमत को काबू में रखने की बात कर रहे हैं, डाउन रखने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जिस वजह से कर रहे हैं, वो वजह चंद घंटों के अंदर लागू होने वाली है। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अगले 2 या 3 घंटे में या कुछ घंटे के भीतर ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को अपने सिरे की तरफ से बंद करने वाला है, और उस पर अगर हमले शुरू हुए, वहां से अमेरिका के अगर जहाज निकलते हुए एक पर भी सुतली बम भी पटक दिया तो आफत आ जाने वाली है। इसका अर्थ यह है कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका भी इस बात को समझने लगे हैं सिर्फ 24 घंटे के भीतर कि ईरान से पार पाना उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। हमारे सारे साथी कह चुके हैं, सारी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि जो परमाणु ठिकानों पर हमले किए उससे कोई बहुत ज्यादा हासिल नहीं हुआ, और ईरान ने जिस तरह से प्रत्युत्तर देना शुरू किए हैं, जवाबी हमले किए हैं, आगे भी हमले करने की संभावना या आशंका है, उसे देखते हुए अब अमेरिका इसमें से बच निकलने का रास्ता तलाश रहा है। इसलिए जो मैंने बिल्कुल शुरू में पहले चरण में कहा था कि ये जो टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है कि वो युद्ध बंद करने की बात, ईरान से बातचीत की बात कर रहा है, ये संदेश अमेरिका ने खाड़ी देशों के जरिए ईरान तक पहुंचवाया है। अब ईरान इस लड़ाई को यहां पर नहीं रोकना चाहता, ये उससे भी बड़ा खतरा है। वो नहीं चाहता कि अब बातचीत इस वक्त हो, वो थोड़ी और बढ़त लेकर शायद इस युद्ध को रोके, ताकि दुनिया में ये स्थापित हो जाए कि इस युद्ध का विजेता ईरान है। और अब तक की उसकी बढ़त ये बता रही है कि जितने तरह के मिथक इजराइल को लेकर बने हुए थे, जैसे प्रशांत जी ने कहा कि वहां के हर इंसान को मिलिट्री ट्रेनिंग की बात हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। यहां भी राइट विंग लगातार ये बात कहती रही कि भारत में भी मिलिट्री ट्रेनिंग अनिवार्य की जानी चाहिए जैसे इजराइल में, उसका आयरन डोम, ये जो सारे मिथक थे उसको लेकर ये चकनाचूर हो गए। और अमेरिका भी इस बात को समझ गया है कि जिस पर उसने तकिया किया है वही पत्ते हवा देने लगे। जी 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 जी। प्रशांत टंडन जी,
क्या आपको भी लगता है कि यहाँ से अमेरिका और इजराइल एक एग्जिट रेस्पेक्टिव वे में एग्जिट जोन की तलाश में है, लेकिन ईरान यहाँ पर क्या नजर आता है आपको, जबकि ईरान अपनी तैयारियों में जुटा हुआ दिखाई देता है? देखिए राजीव जी, जो दिखावटी हमला हुआ है वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, वो एग्जिट ऑनरेबल एग्जिट ही है। वो बाहर निकलने के लिए क्योंकि ट्रम्प बहुत आगे निकल गए थे तो कुछ तो करके निकलना था। मुझे ऐसा लगता है कि जो ईरान की फिलहाल रणनीति है और जो सामने आई कल के परसों के और कल के हमलों के बाद अमेरिका के, वो स्ट्रेटजी ये है कि अमेरिका ईरान पे हमला करेगा और ईरान इजराइल पे हमला करेगा। वो अमेरिका को जवाब मिलेगा। ये स्पेकुलेशन था कि सब अमेरिकन बेसिस को हिट करेगा। फिलहाल उनकी ये स्ट्रेटजी है और जो ठीक भी है कि आपने हमारा ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे बम्बार्डमेंट किया है तो हम आपके अलाई को मारेंगे। तो वो बराबर इजराइल पे वो हमले कर रहा है और हर मिसाइल जब जा रही है राजीव जी, तो वो इजराइल की हिकड़ी को और जो तमाम प्रचार है उसको खत्म कर रही है। एक एक मिसाइल जो ईरान के बारे में, तो इजराइल के बारे में जो कहानियां गढ़ी गई, जैसे मैंने पहले कहा था कि तकलीफ होती है जिसके बारे में कहा गया कि हर नागरिक को मिलिट्री की ट्रेनिंग है और वो नागरिक सूटकेस लेके भागते हुए दिखाई देते हैं, तो तकलीफ होती है देखकर कि ये बेचारे, इनको भी ये दिन देखना पड़ रहा है। दूसरा कि जो हरमोज की संधि का ही केवल असर नहीं है। ट्रम्प साहब अभी थोड़ा उत्साह में है और अति उत्साह में वो कुछ बातें, मार्केट को वो कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑयल फ्यूचर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो स्पेकुलेटिव है। उसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? वो कोई तो बाजार बढ़ा रहा है ना, बाजार का सेंटीमेंट बढ़ा रहा है। कोई खमनई वहां पे बैठ के ऑयल का दाम नहीं बढ़ा रहे। दूसरी चीज कि केवल और केवल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसकी वजह से नहीं है। बसरा में जो इराक का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है, वहां से विदेशी कर्मचारियों को ऑयल कंपनी से विड्रॉ करना शुरू कर दिया है। तमाम इस तरीके की चीजें पूरे रीजन में होंगी, प्रोडक्शन कम होगा, उसकी वजह से ऑयल संकट पहले बढ़ेगा, हॉर्मुज से तो बढ़ेगा बाद में। और दूसरी तरफ जो सेंटिमेंट है वो कहां से आ रहा है? अब फ्रांस ने जुलाई के मध्य तक तेल अवीव पे जाने वाली सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी। फ्रांस की कोई फ्लाइट अब इजराइल नहीं जा रही है। तो ये मार्केट सेंटीमेंट के लिए क्या शुभ सूचना है? क्या इससे ऑयल का दाम कम हो जाएगा? बढ़ेगा। तो ऑयल फ्यूचर इस तरीके से बढ़ता है, वो सेंटीमेंट है, वो कोई रिमोट कंट्रोल लेके नहीं बैठा हुआ है। और ये $10, मैंने पहले बताया कि $10 ऑयल का दाम बढ़ने का मतलब है भारत का $14 बिलियन ऑयल का बिल बढ़ जाना, जो कि हमारी जीडीपी को पुल डाउन करेगा। तेल तो महंगा होगा, हमारे देश में इजराइल प्रेमी बहुत है, वो 500 रुपए का लीटर भी तेल खरीद लेंगे, लेकिन जो इकोनॉमी को पुल डाउन करेगा वो चिंताजनक बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मिश्रा जी, एक बार फिर आपके पास फिर सुनील शुक्ला जी क्लोजिंग के लिए। मिश्रा जी, आप कैसे देखते हैं? और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ जो बयान दे रहे हैं और लगातार डोनाल्ड ट्रंप साहब के तरफ से जो बातें आ रही हैं, उन बातों को कितना सीरियसली लिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर ईरान की तरफ चलते हैं और इसी मसले पे उनकी बातों की का भी जिक्र कर रहा हूं, तो ईरान, क्या आपको लगता है कि एक तरफ अगर इजराइल और अमेरिका इस जंग को रोकना चाहते हैं, सीज फायर चाहते हैं, अगर ऐसा चाहते हैं तो ईरान कहां दिखाई देता है? क्या ईरान यहां पर अपने पैर पीछे खींचना, या 2 कदम तुम बढ़ो 2 कदम हम बढ़ें, वैसी स्थिति आज दिखाई देती है क्या ईरान की तरफ से?
बिल्कुल नहीं। ईरान इसमें अभी सीज फायर में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास सारे सारे पत्ते उसके पास है इस समय। ईरान का देखिए जो अल्टीमेट गोल है इस लड़ाई में, वो एक तो इजराइल को सजा देना, वो तो है ही, उसके उसके साथ साथ फिलिस्तीन की आजादी और गाजा से इजराइल का विड्रॉल, ये बात खामनेई साहब कह चुके हैं। लेकिन मजेदार बात राजीव जी ये है कि अभी तक ईरान ने अपनी कोई शर्तें नहीं रखी। आपने आपने नोटिस किया होगा, ईरान ने अपनी तरफ से कभी अभी तक ये बयान नहीं दिया है जब से युद्ध शुरू हुआ है कि अगर ये होगा तो हम युद्ध रोक सकते हैं, अगर ये होगा। वो बार बार कह रहा है कि हम तो युद्ध बंदी की, मतलब हम तो सीज फायर की, क्या सीज फायर कह रहे हैं, हम तो एक बातचीत ट्रू स्टॉक्स हम कर रहे थे, हम समझौते की बात कर रहे थे, और उसको इन्होंने समझौते के टेबल को ही जला दिया। यही वो कह रहा है। वो ये उसने कभी अभी तक नहीं कहा है, कल के बाद भी नहीं कहा कि अगर ये होगा तो हम अपनी तरफ से युद्ध रोक सकते हैं। जबकि बार बार नेतन्याहू की तरफ से और अमेरिका की तरफ से ये बात आ रही है कि अगर ये करो तो युद्ध रुक जाएगा, ये करो तो युद्ध रुक जाएगा। यूरोप ने भी जो कल के पहले जो परसों जेनीवा में से जो एक प्रस्ताव लाए थे उसमें भी यही बात थी, ईरान अगर ये करे तो युद्ध रुक जाएगा, उसके बदले हम लोग ये करेंगे, हम लोग सैंक्शन हटा देंगे, ये करेंगे। लेकिन ईरान की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है। ये बिल्कुल दिखा रहा है कि ईरान एक लंबी लड़ाई के मूड में है, आर पार के मूड में है। और देखिए ईरान का जो कल्चर है, ईरान का जो सोशल और पॉलिटिकल कल्चर है, वो एक तो बड़बोला नहीं है। मतलब वो अपने बयानों से, जैसे आजकल दुनिया में फैशन है, भारत में भी है, सब बाकी जगह बयानों का बहुत महत्व हो गया है। पहले क्या होता था कि बयान जो है वो, जैसे पहले स्टेट्समैनशिप जो होती थी वो बैक चैनल में होती थी, बयान बहुत कम दिए जाते थे। आपने मतलब आज से ये 15-20 साल पहले, या आजकल क्या हो गया, आजकल हो गया है कि जो जितना भड़कीला बयान, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े बड़े बयान देने लगे हैं, उसके आधार पर डिप्लोमेसी होने लगी। लेकिन ईरान का वो कल्चर नहीं। ईरान अभी भी चुप रहते हुए, ज्यादा नहीं बोलते हुए, नबा तोला बोलते हुए, लेकिन वो चीज अपनी कहता है। जब वो कहता है कि हम सजा देंगे, बहुत धीरे से कहता है, लेकिन वो सजा जब दी जाती है तो उसका रिजल्ट हमने देखा है कि तेल अवीव खाली हो रहा है। ये जो देखिए बात है, ये एक पॉलिटिकल मिसरीडिंग भी है जो वेस्ट नहीं समझ पा रहा है ईरान को, यहाँ कल्चरल मिसरीडिंग भी है। और देखिए इवन भारत भी, जो नरेंद्र मोदी ने जो पेजेशकियान से बातचीत की 45 मिनट और जिसके बारे में उछाला गया, वो भी देखिए यही, उनको भी, इंडिया के भी ब्यूरोक्रेट्स को, ये इसमें मोदी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स को ये लग रहा है कि ईरान के साथ, ईरान अगर जीत गया, या ईरान अब हार तो नहीं सकता है, जो भी होगा वो ईरान इसमें 20 होके ही उभरेगा, दूसरी पार्टी 19 होगी। तो वो भी चाहते हैं कि ईरान जो नाराज भी हो गई, आपने इजराइल ने इतना बड़ा हमला किया, अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक किया, उसके बाद आपने बात की, तो वो भी अब ईरान के प्रति सॉफ्ट हो रहे हैं, और ईरान और वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैं राजीव जी कह रहा हूं कि देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ तो देखिए तुर्क का पत्ता वो ईरान करे, और उसके बाद ये भी हो सकता है कि युद्ध और बढ़े, क्योंकि अगर अमेरिका ने कोई भी एडवेंचरिज्म दिखाया, दुस्साहस दिखाया, और उन्होंने 1-2 स्ट्राइक कर दी या कुछ भी ऐसा कर दिया, तो उसका जवाब वो सीधे अमेरिका पे आएगा, और अमेरिका पे आएगा तो फिर चाइना और रशिया भी सीधे मैदान में आएंगे। चाइना के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइना को अमेरिका घोषित कर चुका है कि हमारा लॉन्ग टर्म राइवल, मिलिट्री राइवल वो चाइना है, मतलब इकोनॉमिक और मिलिट्री दोनों। और चाइना भी ये बात समझता है। अब चाइना के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ईरान के माध्यम से, ईरान के कंधे पे बंदूक रख के वो अमेरिका पे चलाए और अमेरिका को ह्यूमिलेट कर दे। अमेरिका को ह्यूमिलेट करने के लिए जो हम ग्लोबल साउथ जिसको कहते हैं, जिसमें भारत भी आता है, ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, चाइना और रशिया अभी भी ग्लोबल साउथ में ही है, ग्लोबल साउथ के जो देश हैं ये इस समय आतुर है कि इस समय अमेरिका, ये यही मौका है, इजराइल तो खत्म हो रहा है, अमेरिका को भी ह्यूमिलेट कर। जी क्लोजिंग कमेंट सुनील शुक्ला जी, ज़रा आपसे। और खबर ये भी आ रही है कि ईरान तैयारी कर रहा है अंदर खाने, और अगले 2 दिनों में अमेरिका के ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन ईरान ऐसा अगर करता है तो पूरा का पूरा जो अमरीश मिश्रा जी कह रहे हैं उससे एक दूसरी स्थिति निर्मित होती है, जिसमें रूस और चाइना को भी इन्वॉल्व होना होगा, ये दिखाई देता है। क्या आपको लगता है कि ये सब हो सकता है ईरान के ऊपर जिस ढंग से अमेरिका ने हमला किया है? मतलब एक
संभावनाओं की बात मैं कर रहा हूं, क्या लगता है आपको और क्यों होना चाहिए? मुझे लगता है कि ईरान अमेरिका पे हमला नहीं करेगा। आज जो ईरान कर रहा है उसमें उसको डिप्लोमेटिक बढ़त है। दुनिया के पैमाने पर दुनिया के तमाम देश उसके साथ खड़े हैं, इसलिए कि वह इजराइल के हमले का विरोध कर रहा है। तमाम देशों ने अमेरिकी हमले का ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है, जो उन्होंने बम डाले हैं, उसका विरोध किया है, उसकी निंदा की है। लेकिन वो ये भी नहीं चाहेंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई जंग छिड़े, और अमेरिका के साथ सीधे ईरान को जंग शुरू करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इजराइल पर अगर जो हमला कर रहा है वो अमेरिका पे ही हमला है। इजराइल के पास जो कुछ भी ताकत हो अमेरिका की ही ताकत है। अगर इजराइल को जो नुकसान हो रहा है वो अमेरिका का नुकसान हो रहा है, यह संदेश बाकायदे ईरान देने में सफल है। तो वह अमेरिकी जो बेसिस है पश्चिम एशिया में, उनको टारगेट करके वो एक रणनीतिक शुरू नहीं करेगा। वजह इसकी है कि अमेरिका में आज ईरान युद्ध से क्यों पीछे हटेगा? ईरान से आप युद्ध से पीछे कब हटते हैं? जब आपके पास लड़ाई लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है, आप अपने देश के भीतर आपका विरोध होने लगता है, दुनिया के पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपको विरोध का सामना करना पड़ता है। क्या ये स्थिति ईरान के साथ है? ईरान की जनता जो कल तक इस सरकार के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन कर रही थी, वह इस सरकार के साथ है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है इनके, और कह रहे हैं कि एक निर्णायक जंग हो जानी चाहिए ईरान के साथ। वो बिल्कुल विरोध नहीं कर रही सरकार का। ईरान बाकायदे इस क्रांति के बाद से इस लड़ाई के लिए या इजराइल के किसी भी हमले के लिए लगातार तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसको इस बात का अंदेशा था कि इजराइल कभी भी हमला कर सकता है ईरान के ऊपर। हालांकि 1989 के बाद कभी भी इजराइल ने डायरेक्ट ईरान पे कभी नहीं हमला किया था। ईरान अपनी अलग अलग लड़ाइयाँ लड़ता रहा, इराक से लड़ाई लड़ा 10 साल, अब 8 साल 10 साल तक लड़ा हो, लेकिन इजराइल उसमें शामिल नहीं हुआ। अब स्थिति है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी ईरान को कोई नुकसान नहीं है। पूरा का पूरा यूरोप उसके साथ है, और जो दो बड़े देश हैं चाइना और रसिया, वह ईरान का समर्थन कर रहे हैं। ईरान के बाकायदे जो वैज्ञानिक हैं, वह रूस के जो वैज्ञानिक हैं वह ईरान में काम कर रहे हैं। तो आखिर क्यों ईरान पीछे हट जाएगा? और जिस बात के लिए जिस एक अपने को पूरे के पूरे पश्चिम एशिया में एक लीडर के रूप में स्थापित करने और पूरा जो पावर बैलेंस है उसको अपने पक्ष में रखने की जो ईरान की कोशिश रही है, वह इस मैदान से अपने आप को वापस लेने से तो कमजोर होती है जी। तो क्यों आ जाएगा पीछे क्यों हटेगा इस मैदान से वो? दूसरी चीज कि उसका निश्चित रूप से वह अभी किसी डिमांड की बात नहीं कर रहा कि फिलिस्तीनियों की आज़ादी का मसला हो, गाजा से इजराइल हटने का सवाल हो, पश्चिमी किनारे से इजराइल हटने का सवाल हो, यह मुद्दा वो नहीं रख रहा। लेकिन इस मुद्दे को रखेगा, क्योंकि पश्चिम एशिया की राजनीति का नेता वही होगा जो इजराइल के मुद्दे के साथ दिखाई पड़ेगा। और आज यह स्थिति है कि ईरान इस मुद्दे को लेकर के गंभीर है वो, और इस मुद्दे के साथ खड़े होकर के पूरे पश्चिम एशिया को संदेश देने की कोशिश करेगा। हमास को मदद करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है कि वो अपने आप को दिखाता है कि इजराइल के मुद्दे के साथ खड़ा है। तमाम देश जो इजराइल के साथ संबंध लिए ईरान ने कभी नहीं किया। तो पश्चिम एशिया की राजनीति, इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों से मिल रहा सहयोग, और अमेरिका में इस लड़ाई के खिलाफ पनपता हुआ विरोध, इन सभी स्थितियों में ईरान डिप्लोमेटिक रूप से कूटनीतिक स्तर पर अपने आप को सेफर और बेहतर स्थिति में पाता है। जी बिल्कुल। मेरा अपना मानना यह है कि उस इजराइल के खिलाफ एक से गंभीर हमले करेगा, अपने उस हमले को कमजोर नहीं करेगा। लेकिन अभी मेरा मानना यह है कि वह सीधा अमेरिका पे हमला करने के बारे में सोचेगा नहीं। वो चाहेगा कि अमेरिका सीधे हमले से बाहर हो जाए। हालांकि उसको भी पता है कि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी, बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी और अमलिंदु उपाध्याय जी जुड़े थे साथ में। उधर सीधे ईरान से जुड़े थे हमारे साथी मोहम्मद हुसैन सूरतवाला।